बताइए आप लोग। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? अभी मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बताइएगा। Recording in progress. और आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। हाँ बताइए। मैं अभी जिसको पता है वो हैंड रेस कर दो। किसको पता है स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? बताइए सरप्रीत जी, क्या होता है स्टार्टअप का मतलब? हेलो सर। जी जी बताइए। सर आवाज नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, आप बताएंगे रोशन जी, क्या होता है स्टार्टअप का मतलब? बताइए। राधे राधे सर जी। राधे राधे। क्या स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? कोई भी सर छोटा मोटा उद्योग, छोटा सा धंधा ही। अच्छा ठीक है, मिनिमम। ठीक है ठीक है। आप बताएंगे रिद्धि जी, आपको पता है स्टार्टअप क्या होता है? सर अगर हमें स्टार्टिंग से स्टार्टअप का मीन्स ये कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो स्टार्ट कैसे करना है, तो सर ये चीज है। ठीक है। कोई चीज जैसे स्टार्ट होना स्टार्टिंग से, और हमें बिजनेस की स्टार्ट करना है तो उसको किस तरह से स्टार्टअप, सर ये चीज। या तो सर हमें को बोलना नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी। चलिए अभी आप एक चीज और बताइए कि जैसे कि आपको पता है एक बहुत कॉमन सी चीज है, आईफोन 14। एक मिनट में इनको वो रिमूव कर दूं ग्रुप से। कौन है आईफोन 14 प्रो? Recording stopped. रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग मत मांगना आप, ठीक है? स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग सारी खराब कर दी। हाँ तो हम स्टार्टअप के बारे में आज बात करेंगे कि स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप का मतलब जैसे कि बताया कि नया बिजनेस शुरू करना, कोई नया काम अपना शुरू करना, ठीक है, उसको स्टार्टअप बोलते हैं। देखो हम नॉर्मली बोलते हैं कि बिजनेस, ठीक है, बिजनेस कब कहा जाता है? बिजनेस उस स्टेज को कहा जाता है जब जैसे एक एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों की, जैसे कि अगर कोई आपके गली में किराने की शॉप पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसको लगता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बट एग्जैक्टली वो बिजनेस नहीं है। पता है क्या आपको ये चीज? हमारे जो गली मोहल्ले में बैठे रहते हैं, किसी ने कपड़े का मतलब कुछ स्टार्ट कर रखा है कुछ, तो हम उसको बिजनेस बोलते हैं। एग्जैक्टली वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस का सही मीनिंग क्या होता है? बिजनेस का सही मीनिंग होता है जो आपके मौजूदगी के बिना भी चलता रहे, वो बिजनेस होता है। समझ पा रहे हैं आप? एंड एक बहुत ही एक ऐसी रिसर्च है कि उसमें बताया जाता है कि जब तक आपके नीचे कम से कम 100+ एम्प्लॉइज काम नहीं करते हैं, तब तक आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तब तक आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बारे में, स्टार्टअप के बारे में, और मैंने आपको ये क्लियर किया कि आज का टॉपिक में आपको बेसिक बेसिक ये समझाऊंगा कि किस तरीके से आप कोई अगर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, घर कोई सभी इसके अलावा, इस बिजनेस के अलावा कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से स्टार्ट होता है। क्योंकि बिजनेस बोल देने से, बिजनेस कह देने से, यूट्यूब के ऊपर जाके मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लेने से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। बिजनेस के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। अब मैं ये क्यों आपको सिखा पा रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी 3-4 कंपनीज में रन कर चुका हूँ, बहुत सारा बिजनेस मैं खुद का कर चुका हूँ, बना चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, और मेरे पे लगभग 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। सिंगल कंपनी भी चलाई है, पार्टनरशिप कंपनी भी चलाई है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी चलाई है। तो ये तीनों कंपनी चलाने के एक्सपीरियंस के साथ में सारी चीजें आपको मैं एक बेसिक से उसमें बताऊंगा कि अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स अगर आपके पास में अगर 3 साल बाद भी रखे रहेंगे ना, जो मैं सिखाने वाला हूँ, तो 3 साल बाद भी अगर आप खोल के देख लोगे कि भाई बिजनेस कैसे शुरू होता है, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक पॉइंट अगर आपके पास में रहेगा तो उस एक एक पॉइंट को कंप्लीट करते करते आप एक अपना बिजनेस शुरू कर लोगे, वो किसी भी टाइप का बिजनेस हो, ठीक है, बट एटलीस्ट शुरू करने दो टॉपिक मेरे को अभी, ठीक है? तो अभी ध्यान से सुनना समझना है, तो रेडी लिखो एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो
अब सबसे पहले ये मैं बता रहा था कि मिसकंसेप्शन ये होता है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड्स को हम बिजनेस की कैटेगरी में डाल देते हैं, जबकि बिजनेस किसको बोलते हैं? जब आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर देते हो और आप मौजूद नहीं हो, उसके बावजूद भी आपकी टीम की वजह से, आपके ऑटोमेशन की वजह से आपको प्रॉफिट आ रहा है, आपका काम चल रहा है, तो उस सिचुएशन को हम बिजनेस बोलेंगे, ठीक है। और जब एकदम चीजें नहीं रहती हैं, ठीक है, एकदम शुरुआती दौर पे है, ठीक है, आप बड़ा करना चाहते हो, एक विजन के साथ आपने कोई काम को शुरू किया, शुरुआत छोटी कर रहे हो, तो उस चीज को हम स्टार्टअप बोलते हैं, ठीक है, कि हमने अपना एक स्टार्टअप किया है करके, ठीक है। तो बेसिकली आज हम वही बात करने वाले हैं। तो आप मेरे को बताओ, आप सभी लोग जो भी आपको समझ है, अब एक बहुत सिंपल सी चीज है, आपको तो पता ही होगा कि जॉब में ज्यादा पैसा होता है कि बिजनेस में ज्यादा पैसा होता है? बताइए, ये तो सबको ही पता है, कॉमन से एक छोटे बच्चों को भी पता रहता है, जॉब में ज्यादा पैसा होता है, बिजनेस में ज्यादा पैसा होता है, बिजनेस में होता है। तो सभी लोग बिजनेस करते क्यों नहीं है, जब पता होता है सबको कि बिजनेस में ज्यादा पैसा होता है? तो रीजन क्या है? सबको पता है बिजनेस में ज्यादा पैसा होता है, क्यों नहीं स्टार्ट करता लोग? रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। अरे बात रिस्क की नहीं होती है, ठीक है, लिखो फिर भी आपका क्या है, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है, ये बात भी मान लेते हैं, मेहनत ज्यादा है, सब लोगों को फ्रॉड लगा। अरे यार तुम्हारी गाड़ी तो फ्रॉड पे अटकी हुई है। अरे भाई, मैं अपने बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग की थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं। एक साथ बहुत सारा पैसा चाहिए, नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। तो जॉब की नॉलेज होती है क्या लोगों को? पैदा होता है तो जॉब के नॉलेज के साथ पैदा होता है क्या? फिर ऐसे क्या लिख रहे हो आपकी बिजनेस के लिए नॉलेज चाहिए होता है? नॉलेज तो जॉब के लिए भी चाहिए होता है, एक बहुत कॉमन सी चीज है ना। जब पैदा होता है इंसान, जॉब के साथ थोड़ी वो ऑफर लेटर लेके थोड़ी पैदा होता है कि नहीं मेरे को इसी कंपनी में जाना है, ऐसा थोड़ी है। देखो, सबको पता है कि बिजनेस में ज्यादा पैसा होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुछ गलत फहमियां, कुछ धारणाएं बना दी गई हैं पुरानी, समझ पा रहे हो आप? और उस धारणा को जो लोग तोड़ लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं उस सेक्टर में, आगे चले जाते हैं। क्योंकि इंडिया में मतलब जनरली देखा गया है, क्योंकि इंडिया की बार बार दूसरे, हालांकि इंडिया बहुत अच्छा मतलब है, कंट्री है इंडिया, हमारा बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है और बाहर के लोग आज इंडिया आना चाहते हैं। इंडिया में बहुत मतलब खूबी है, इंडियन लोगों में बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी चीजें, बट कहीं ना कहीं अभी एक माइंडसेट का जो सबसे बड़ा फर्क आता है, ठीक है, और कुछ गलत फहमियां भी हैं जो पुराने लोगों के थ्रू थोड़ा सा फैला दी गई हैं, बढ़ा दी गई हैं। तो बिजनेस में देखो, पैसा तो बाद में लगता है, ठीक है, सबसे पहले क्या लगता है? माइंडसेट, ठीक है। माइंडसेट से सारी चीजें शुरू होती है कि भाई, क्योंकि बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता है, ठीक है, और बिजनेस में जैसे रिस्क होता है, सारी चीजें होती है, समझ में आता है, जॉब में भी रिस्क होता है, सारी चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन वही कहीं ना कहीं एक माइंडसेट की बात आती है। अब मैं कुछ चीजें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, ताकि धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा बिजनेस को लेकर। और इंडिया में देखो, एक बात ये भी बोलते हैं ना कि 95 स्टार्टअप जो इंडिया में होते हैं, रिपोर्ट्स बताती है कि इंडिया में अगर कोई 95 बिजनेस शुरू हो रहे हैं ना, वो शुरू होते ही 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर फेल हो जाते हैं बिजनेस। रीजन क्या है? माइंडसेट। सही माइंडसेट के साथ में बिजनेस को शुरू नहीं किया गया, ठीक है, उनको स्टेप्स ही नहीं पता थे कि बिजनेस कैसे शुरू होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि बिजनेस की नॉलेज लेना और एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना बड़ा ज्यादा जरूरी होता है। एक होता है रिस्क लेना तुक्के में, मोटिवेशन में आके, किसी की वीडियो देख के, किसी से ऐसे तुक्के में इंस्पायर होकर। एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, समझ पा रहे हो आप? ठीक है, अब वो कैलकुलेटेड रिस्क लेके आप कैसे बिजनेस शुरू कर पाओगे, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखो, एक टर्म आजकल बड़ी पॉपुलर चलती है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। सुना है आपने? एंटरप्रेन्योर, पहले बोलते थे बिजनेसमैन, अभी एक नया वर्ड चल चुका है एंटरप्रेन्योर, लोग बोलते हैं, ठीक है, अपने प्रोफाइल में भी लगा के रखते हैं ना, इंस्टाग्राम में लोग एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? बेसिकली 2 तरह की देखो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, ठीक है। पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं एसएमई, SME, ठीक है, पहला। ये 2 टाइप की हमारी एंटरप्रेन्योरशिप होती है, ठीक है, यानी कि 2 तरीके से ही आज के समय पे लोग बिजनेस को करते हैं। पहला एसएमई का मतलब होता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, और जो दूसरा है उसको बोलते हैं IDE, इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये 2 तरह के बिजनेस होते हैं। सिंग में डाल दे। अब क्लियर है, बहुत सिंपल, अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। 2 टाइप के बिजनेस होते हैं, तीसरा कोई टाइप नहीं होता है, ठीक है, ये 2 टाइप में ही आते हैं सारे बिजनेस, दुनिया के सारे बिजनेस। अब ये एसएमई क्या होता है? एसएमई वो बिजनेस होता है जो बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया जाता है, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर लिया आपने, कोई फैक्ट्री आपने डाल दी, कोई फैक्ट्री स्टार्ट कर दिया। सिंपल सी बात ये है, एसएमई में वो सारे बिजनेस आते हैं जहां पे आप फंड के बारे में नहीं सोचते हो, फंडिंग के बारे में, कि मतलब मेरे को यार बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे कि जब बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं तो वहां पे इन्वेस्टर की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा एक टीवी पे शो होता है शार्क टैंक,
है ना, जो लोग बिजनेस को लेकर थोड़े अवेयर है उनको पता होगा, टीवी पे एक शो आता है सोनी के ऊपर, सोनी चैनल के ऊपर, काफी टाइम से आ रहा है, अब तो उसके कई सीजन आ चुके हैं। वहां पे क्या इन्वेस्टर की जरूरत पड़ती है, यानी कि दूसरों से पैसा लेके लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। और कई बार लोग बैंक से भी लोन लेके पैसा बैंक से लोन लेके पैसा लेके बिजनेस शुरू करते हैं, कई बार कर्ज पे उठा के, कई तरीके से लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन जो एसएमई वाला मॉडल है, एसएमई का मतलब क्या है, जब आप अपने खुद के इन्वेस्टमेंट से, आपके पास जितना भी पैसा है, आपके पास थोड़ा सा है, 10,000 20,000 है, आप उस 20,000 रुपए से ही आप अपने काम को शुरू कर रहे हो, यानी बाहर से कहीं से पैसा नहीं ले रहे हो, तो उसका मतलब है एसएमई है, यानी कि आप एसएमई के अंदर आते हो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अंदर आप आते हो, ठीक है। अब ये जो आईडीई है, आईडी का मतलब क्या होता है, इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन का मतलब समझ पा रहे हो क्या होता है आप? इनोवेशन का मतलब होता है कोई नई चीज पैदा कर देना जो आज मार्केट में है ही नहीं, उसको बनाना, उसको इनोवेशन बोलते हैं। समझ पा रहे हो आप? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता है आज से कई साल पहले बैटरी रिक्शा नहीं थी, पता है आपको? इलेक्ट्रिक वाली रिक्शा आजकल चलती है हर सिटी में, दिल्ली में भी चलती है, बहुत सारे, मैंने जहां जहां ट्रैवल किया, कहीं टमटम बोलते हैं उसको, कहीं बैटरी रिक्शा बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, है ना। तो ये आज से कई साल पहले नहीं थी, आप देखो कितनी सारी, तो किसी एक इंसान ने इसको क्या किया, इनोवेट किया, बनाया कि भाई ऐसे भी चल सकती है, बिना पेट्रोल डीजल के भी अगर एक इलेक्ट्रिक बनाया जाए, इससे भी कमाया जा सकता है, इससे भी धंधा किया जा सकता है, कॉस्ट। तो ये क्या था, इनोवेशन। यानी इसको बनाने से पहले जिस भी बंदे ने स्टार्ट किया ना, ये उसने बहुत बड़ी रिसर्च करी होगी, क्योंकि इस वाले बिजनेस में, इस टाइप वाले मॉडल में क्या होता है, जब आप पैसा बहुत ज्यादा खर्च करते हो, आपका पैसा इनोवेशन पे खर्च होता है। यानी कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा कि मैं मार्केट में ये लॉन्च करूंगा और सोचते ही 1 साल के अंदर आप पैसा बनाना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं है। ये वाला जो बिजनेस मॉडल होता है, इसके अंदर आपका 1 साल 2 साल इवन 3 साल या 5 साल भी आपके पैसे सिर्फ लगते हैं, लगते जाते हैं, लगते जाते हैं। आप क्या करो, इनोवेट कर रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो, आप कुछ नया बनाने की सोच रहे हो, क्योंकि आपको पता है जिस दिन ये नई चीज बन गई, ठीक है, अब मार्केट में आपने कोई प्रॉब्लम देखी और आपको पता है इसका सोल्यूशन ये है और आज तक कोई बना नहीं पाया है, समझ पा रहे हो आप? तो वो सोल्यूशन आपने कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन अब बिकना शुरू होगा जिस दिन वो मार्केट में आ जाएगा। अब इसका मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं आपको। आपने टेस्ला का नाम सुना है, हाउसवाइफ है बहुत सारी, में भी शायद नहीं सुना होगा आपने। टेस्ला इलॉन मस्क की कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है, पानी से चलने वाली गाड़ी। सोचो, है ना कितनी यूनिक चीज है ना, बिजली से चलने वाली, पानी से चलने वाली गाड़ी। तो ये आज से पहले जब टेस्ला की बात होती थी ना कई साल पहले, तो लोग हंसते थे, मतलब लोगों को, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के अलावा कुछ सुना नहीं था ना, बैटरी भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट था। बट कोई आके बोल रहा है कि भाई बिजली से और पानी से आपकी गाड़ी चलेगी, तो थोड़ा हंसने वाला विषय था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, पैसे बहुत सारे लगाए। टेस्ला, उन्होंने यूएस, जो इलॉन मस्क है, उन्होंने यूएस से ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यूएस से बहुत बड़ा कर्जा लिया था। और स्टार्टिंग में 1 साल 2 साल, क्योंकि देखो जब कंपनी स्टार्ट होती है लोग रखे जाते हैं वहां पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई इनोवेशन करने का सोचा कि इंडिया में कोई ऐसी चीज मेरे को बनानी है जो किसी ने ना बनाई हो, और मैंने आप सभी लोगों को हायर कर लिया, ठीक है। मुझे पता है कि 3 साल बाद जाके मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होगा, 3 साल मुझे सिर्फ रिसर्च पे खर्चा करना है अपनी टीम को। अब बताओ 3 साल जो मैंने टीम रखी है, आप लोगों को अगर मैंने अपने ऑफिस में काम करने के लिए रखा है, तो क्या मेरे को आपको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी ना। और 3 साल तक मैं बिना प्रॉफिट के हूं। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, जियो। आपको पता है जब जियो बना था, आप लोग सभी लोग इंटरनेट यूज कर रहे हो, इंडिया में पहले 2015 से पहले इंटरनेट बड़ा महंगा था, पता है आपको? हम लोग वो कूपन ले लेके उसको वो करते थे, 50 MB आ रही है, 100 MB आ रही है। उस टाइम पे आइडिया की सिम, एयरसेल, इस टाइप की सिमें चला करती थी, और हम लेते थे, कूपन आती थी 20 रुपए का रिचार्ज, मतलब 20 से तो ऊपर कभी गए ही नहीं, 20 रुपए का डेटा रिचार्ज करते थे, 100 MB 150 MB। और जैसे ही हमको मतलब लगा फेसबुक चल गया, ये चल गया, तो हम डेटा ऑफ कर देते थे। क्यों? जिस दिन डेटा ऑन रह गया उस दिन सारा इंटरनेट खत्म हो जाता था। अब ये उन लोगों को पता है जिन्होंने 2015 से पहले इंटरनेट यूज किया है, जिन लोगों ने, उनको पता है, क्योंकि इंडिया में बहुत महंगा था। तो अंबानी जी ने क्या किया, भाई इंडिया में डेटा को क्या करना है, सस्ता करना है। आज वो प्रॉब्लम होती है, हमको बताओ आप, हम डेटा रात भर ऑन करके छोड़ देते हैं, दिन भर रील्स देखते रहते हैं, क्या हमको वो प्रॉब्लम आती है? नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में भी डेटा सस्ता हो चुका है। ये कैसे हुआ? अंबानी जी ने, आपको पता है, अपने वो टाइम पे जो उनकी नेटवर्थ थी, वो टाइम पे उनकी जो नेटवर्थ थी, अपने नेटवर्थ का, अपने मतलब पूरे उनके पास जितनी भी संपत्ति थी उसका उन्होंने 50 to 60% इस कॉन्सेप्ट में डाल दिया था। यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे अंबानी जी ने, पता है आपको? 2.5 लाख करोड़, यानी उनके पास वो टाइम पे बताया जाता है कि 4 लाख करोड़ की संपत्ति थी। तो उसमें से आधे से भी ज्यादा उन्होंने इस बिजनेस के अंदर रिस्क लेने पे डाल दिया कि हम भाई, क्योंकि ऑफ कोर्स अब इतना बड़ा वो उनको नेटवर्क चालू करना था,
सारी चीजें इंडिया में डेटा सस्ता करना है, तो उन्होंने कितना रिसर्च किया होगा। सोचो कितने साल उनको टीम काम करी थी। और आपको बता दूं मैं कि जियो को लॉन्च करने के लिए कम से कम 10 साल लगे थे। 10 साल टीम ने काम किया था, तब जाके 2015-16 में वो कॉन्सेप्ट जाके इंडिया में लॉन्च हुआ था। और तभी रीजन है कि आज इंडिया में कम से कम 60 से ज्यादा % लोग, इवन 70% लोग जियो की सिम इस्तेमाल करते हैं। मतलब एयरटेल और ये सब तो सब एकदम अलग ही है जितना जियो का मार्केट है। और देख लो ना, हर महीने हम नॉर्मल रिचार्ज कितने का आज के टाइम पे बताओ आप? 300 नॉर्मल रिचार्ज कितने का है? 300 चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में बताओ। आप सोचते रहो ऐसे जैसे क्या पूछ लियो। 300 350 नॉर्मल रिचार्ज आज के टाइम पे इतने का है, ठीक है जी। और मान के चलो जैसे मैंने बताया 100 करोड़ इंटरनेट यूजर है, ठीक है। 100 करोड़ का आप पकड़ लो, 50 करोड़ पकड़ लो, चलो 50 करोड़ लोग अगर आज के टाइम पे इंडिया में जियो की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 50 करोड़ को आप 300 रुपए से मल्टीप्लाई करके देख लो कैलकुलेटर में। आपके कैलकुलेटर में भी अमाउंट नहीं आ पाएगा इतना। हर महीने सिर्फ वो अपने रिचार्ज से लोग ले रहे हैं। कई लोग महंगा भी रिचार्ज कराते हैं, कई लोग और भी चीजें। अभी तो जियो के क्या क्या फाइबर आ गया, क्या क्या चीजें आ चुकी हैं। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये वाला जो बिजनेस मॉडल होता है IDE, इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें बहुत सारा पैसा स्टार्टिंग में लगता है। 1 साल इनोवेशन पे, 2 साल, 3 साल, कई बार 5 साल भी और 10 साल भी लग जाते हैं। बट ये लॉन्ग टर्म सोचा जाता है कि भाई इतने साल बाद मेरी अब ऑफ कोर्स अगर अंबानी जी रहे चाहे ना रहे, उनके खानदान में पैसा जाता रहेगा कि नहीं जाता रहेगा बताओ आप? तो ऐसा इसको बोलते हैं इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऑफ कोर्स हम इनोवेशन ड्रिवन में तो नहीं आ सकते, लेकिन हम फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो आ सकते हैं ना। किसमें? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि छोटे लेवल पे हम बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फंडिंग की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा टीम रखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास छोटा सा अमाउंट, अगर घर में हमारे खुद के पास थोड़ा सा अमाउंट है, हम उससे शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा लीगल में हमने पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा पार्टनरशिप में अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो आप? बहुत बड़ा कोई ऑफिस रखने की जरूरत नहीं अपने को। तो पहला ऑप्शन हमारे लिए ठीक है। ये 2 टाइप समझ में आया सभी लोगों को? ये 2 टाइप से बिजनेस होता है, एक छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे। फर्क क्या है वो भी समझा दिया मैंने, बड़े सिंपल एग्जांपल देके समझा दिया मैंने आपको। एसएमई जो होता है, इसमें ग्रोथ का भी देखो फर्क होता है, ठीक है। अब जैसे जो एसएमई हमारा जो फर्स्ट टाइप होता है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो ग्रोथ होती है वो लीनियर होती है। लीनियर का मतलब है एक तरह की ग्रोथ होती है, एक जैसी ग्रोथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा आपकी, मतलब कमाओगे आप, पैसा कमाओगे आप, करोड़ों तक भी जा सकते हो। लेकिन इसमें जैसे अंबानी जी का बता रहा हूं ना मैं, कि कैलकुलेटर में ना आए इस टाइप का कुछ मतलब चमत्कार तो नहीं हो पाएगा, है ना। समझ पा रहे हो आप? लेकिन इसमें जो ग्रोथ आती है उसमें बहुत ऐसी ग्रोथ आती है कि मतलब आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। इतने पैसे आते हैं, क्योंकि पैसा लग भी तो रहा है ना, लाखों करोड़ रुपए लग रहे हैं स्टार्टिंग में। और जब वो मॉडल पूरा सेट हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है पैसा। फिर उसमें आपकी मेहनत एकदम कम हो जाती है, क्योंकि कस्टमर बेस बन गया, सारा प्रोडक्ट आपका रेडी हो गया, सारी चीजें एकदम रेडी हो गई है, तो पैसा आपके पास में आता रहता है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? तो ऊपर वाले में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, छोटे लेवल पे स्टार्ट होता है, तो ग्रोथ भी लीनियर होती है। मतलब एक जैसा ही आपको पता रहेगा कि अभी 1 लाख का बिजनेस कर रहा हूं, तो बहुत ज्यादा मैं जाऊंगा, तो बहुत ज्यादा जाऊंगा तो 5 लाख पे चला जाऊंगा, 10 लाख पे चला जाऊंगा। इससे ज्यादा आप नहीं। ऐसा नहीं है कि 1 लाख वाला बिजनेस है, 1 लाख वाला बिजनेस एक दिन 100 करोड़ पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और ये वाले बिजनेस में ऐसा होता है कि आपका बिजनेस आज अगर 100 करोड़ का है, तो कल वो इससे भी ज्यादा जा सकता है, 1000, 1 लाख उसमें भी जा सकता है। तो ये 2 डिफरेंस होते हैं, ठीक है। समझ में आया? सभी लोगों को समझ में आ रही मेरी बात? बहुत सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हाउसवाइफ्स को भी समझ में आए, ठीक है। और एक तरीके से मैं आपको बता दूं, ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ना, ये MBA वाले लोगों को क्लियर किए जाते हैं। जब आप लोग पढ़ते हैं ना, MBA करते हैं, सेल्स मार्केटिंग बिजनेस के अंदर करते हैं, फाइनेंस में करते हैं, तो वहां पे उनको ये सारी चीजें सिखाई जाती है, क्योंकि MBA वालों का काम होता है बिजनेस शुरू करना, है ना। तो वो चीज को मैं साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके पास नॉलेज हो, तो कल को आपको ये नॉलेज काम आ सके कि भाई आपको भी अगर कोई कंपनी शुरू करना चाहते हो, कुछ भी है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि हम बिजनेस को शुरू कैसे करते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए अपने को क्या क्या चीजें चाहिए, फटाफट बताओ आप। बिजनेस शुरू करने के लिए कैसे शुरू करोगे? कोई कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में है? पहले ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो इन फ्यूचर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? कॉन्सेप्ट है दिमाग में, किसी भी चीज का हो सकता है, कपड़े का हो सकता है, फूड का हो सकता है, किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है, किसी भी मतलब किसी भी टाइप का। कितने लोग हैं पहले तो ये बता दो जो इन फ्यूचर शुरू करना चाहते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने लोग हैं? और किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है वो, ठीक है। काफी लोग हैं, 3, 4, 5, 6 लोग हैं जिन्होंने, ठीक है। हाँ, किसी भी टाइप का हो सकता है वो, कुछ भी हो सकता है, मैं बोलता रहा हूँ किसी भी टाइप का हो सकता है बिजनेस वो, ठीक है।
अब बात करते हैं कि बिजनेस शुरू कर होगा कैसे, ये कैसे एक बिजनेस शुरू होता है। एक कोई है आपके माइंड में जो भी आपकी नॉलेज से आपको समझ में आ रहा है, कौन बताना चाहेगा आप में से कि बिजनेस शुरू कैसे होता है? जो भी आपके विचार है आप रख सकते हैं कि सर मुझे लगता है ऐसे बिजनेस शुरू होता होगा। कंचन जी आप बताना चाहते हैं, बताइए आप, आपको क्या लगता है कि बिजनेस कैसे शुरू होता होगा? सर सबसे फर्स्ट तो हमारे पास मनी का होना जरूरी है। पैसा, ठीक है, वेरी गुड, पैसा होना चाहिए हमारे पास में। नेक्स्ट? और बिजनेस शुरू करने से सर हमें फैमिली का जो हमारा सपोर्ट होता है वो होना जरूरी है। चल ठीक है, फैमिली का सपोर्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट? और सर हमें अपनी जगह देखनी चाहिए कि हम किस जगह से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, और सर जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं बाकी में उस चीज का हमें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट और कौन बताना चाहेगा? दीप्ति जी बताइए आप, शॉर्ट में आपको क्या लगता है कैसे बिजनेस कैसे शुरू होगा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरे हिसाब से सबसे पहले हमारा माइंडसेट होना चाहिए जो हम कर रहे हैं उसके लिए, है ना। हमें टोटली रिसर्च करना चाहिए। माइंडसेट का क्या मतलब? जैसे माइंडसेट का क्या मतलब? माइंडसेट से कैसे ग्रोथ बिजनेस माइंडसेट मतलब कि हमें ये नहीं होना चाहिए कि चलो लॉस हो गया नहीं चला तो हम मतलब डाउन हो जाएं। हमारा ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है कॉन्फिडेंटली। एवरी सिचुएशन को फेस करने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, प्रॉफिट भी चाहे इवन लॉस भी, दोनों सिचुएशन के लिए। और प्रॉपर नॉलेज के साथ साथ डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड ही है। प्रॉपर प्लेस चाहिए जहाँ पे हम अपना ऑफिस एस्टैब्लिश कर सकें। फर्दर हमारी टीममेट्स होते हैं, कुछ स्टाफ मेंबर्स चाहिए। आई थिंक दिस इज़ इनफ। चलो मैं ये सारी चीजें आपको देता हूँ, फिर बिजनेस कैसे शुरू होगा? फिर तो सर हो जाएगा, आपसे गाइडेंस ले लेंगे। अच्छा ठीक है, फिर सारे पैसे तो मैं ही ले लूंगा ना गाइड करने के, तो फिर बिजनेस शुरू कैसे होगा? बात तो यही है ना। पार्टनरशिप में कर लेंगे सर। पार्टनरशिप। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये बिजनेस शुरू करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और ये मैं मेरे उससे नहीं बता रहा हूँ, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस भी समझो। एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं या ऑलरेडी जो बड़े बड़े लोग बिजनेस कर चुके हैं, मैं उसका निचोड़ आपको बता रहा हूँ। और ये सारी चीजें जो मैंने लगा के वो मैं पूरा प्रैक्टिकल चीज आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि बिजनेस ऐसे शुरू होता है। सबसे पहले देखो, जब भी हम कोई जैसे माइंडसेट से थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं, माइंडसेट तो ऑफकोर्स चाहिए ही चाहिए ना, ठीक है। बट मान लेते हैं माइंडसेट है आपके पास में। माइंडसेट क्या कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स पैसा लगेगा, है ना। वो पैसा लॉस में भी जा सकता है, ठीक है, जा सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट मैं एक बात बताऊं आपको कि जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो ना, कैलकुलेटेड यानी कि सारी चीजें जो भी मैं बताने वाला हूं आपको देख समझ के अगर आप करते हो तो उसमें 90% चांसेस होते हैं कि आप उस बिजनेस में पास हो जाओगे। समझ पा रहे हो आप? और ये सबसे बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है कि बिजनेस शुरू करेंगे तो फेल ही होंगे, ऐसा नहीं है। जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो यानी कि सब कुछ आपने अच्छे से देख समझ के अगर पैसा लगाया है तो 90% चांस है कि वो आपको प्रॉफिट बना के देगा ही देगा, ऐसा होता है, ठीक है। समझ गए? ये चीज है। आप देखो तीन पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूं। हालांकि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक उसमें समझाऊंगा मैं। सबसे पहले देखो, हमको जो जरूरत पड़ती है वो कस्टमर अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। सबसे पहले कि जो भी हम अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं कि हम किस टाइप के कस्टमर को, मान के चलो आज आपने शुरू किया, आपने सोचा कि मेरे को एक बिजनेस शुरू करना है। किस चीज का बिजनेस शुरू करना है? फूड का। मान के चलते हैं मेरे को फूड का बिजनेस शुरू करना है, ठीक है। तो फूड के बिजनेस के लिए आप क्या पहले ही प्रोडक्ट बना के रख लोगे? मान लो चलो प्रोडक्ट बना के आपने रख लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको ये प्रोडक्ट बेचना था, आपने प्रोडक्ट बना के रख लिया। अब बेचोगे किसे जब आपको यही नहीं पता कस्टमर कौन है आपका? क्योंकि पैसा कहां से आएगा? बिजनेस होगा कैसे? एग्जैक्टली तो बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है कस्टमर। समझ पा रहे हो आप? जिसको आप चीजों को सर्व करने वाले हो। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी सब, अब मैं आपको बता दूं कि जब आज के टाइम पे जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना, कोई भी ब्रांड ले लो आज के टाइम पे, कोई भी आप एक ब्रांड लिखो फटाफट, कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करते हो जल्दी बताओ। सुबह से लेके रात सोने तक कोई 2 या 3 ब्रांड के नाम लिखो आप फटाफट, जिसको आप डेली यूज करते हो, फटाफट बताओ। लैक्मे, अमूल, ठीक है, पतंजलि, ओके, ऑलराइट। तो बेसिकली जो भी आप प्रोडक्ट आप बता रहे हैं ना कि यूज करते हैं,
तो ये सबसे पहले कंपनीज क्या करती है, रिसर्च करती हैं, मार्केट रिसर्च करती हैं और अपने कस्टमर को समझती हैं कि भाई जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसके लिए कस्टमर, भाई कौन से एरिया में सुटेबल कस्टमर मिलेंगे, ठीक है, और हमारे पास जो कस्टमर है मतलब किस टाइप के, हम छोटे बच्चों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो छोटे बच्चों, रिसर्च करती है कंपनी पहले। मान के चलो अगर मैं कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा ये कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो कोई लिपस्टिक अगर मैं बना रहा हूँ, मैंने एक लिपस्टिक की कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो लिपस्टिक कहाँ पे यूज होती है, कौन यूज करता है, तो सबसे पहले फीमेल यूज करते हैं, ठीक है, कोई मेल भी है क्या यूज करता है, ठीक है, फीमेल यूज करते हैं। तो फीमेल कहाँ की ज्यादा यूज करती हैं, सिटीज की है, विलेज की है, तो मेरा जो प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा कैसा बनाऊंगा, प्रीमियम बनाऊंगा या थोड़ा लाइट प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो वो टाइम से उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, कस्टमर को पहले समझूंगा, मैं मार्केट रिसर्च करूंगा कि किस टाइप की कस्टमर के लिए मेरा प्रोडक्ट फिट बैठेगा। तो सबसे पहले क्या स्टेप है, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, कि हमको समझना पड़ेगा कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो कस्टमर, और कई मतलब फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कई बार जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना एक ट्रायल पैकेज लॉन्च करते हैं छोटा एक, और वो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके उसका फीडबैक लेते हैं कस्टमर को सिर्फ समझने के लिए। तो बेसिकली दो टाइप की रिसर्च करती है कंपनी, एक होता है प्राइमरी रिसर्च, एक होता है सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च का मतलब ये होता है कि कंपनी क्या करती है, लोगों के घर जा जाके, ठीक है, या कस्टमर से डायरेक्टली मिलके, मॉल्स में कई बार आपने देखा मॉल्स में जब या कहीं वो कोई मेला टाइप लगता है, स्पेशली दिल्ली के अंदर जब ट्रेड फेयर लगता है तो वहां पे बहुत सारे कंपनीज होती है, जब अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं तो उस प्रोडक्ट की सैंपलिंग कराती हैं लोगों को फ्री में। कभी देखा है आपने, कभी आप जाओ ना, कभी मॉल्स में जाओ, इवेंट जब लगते हैं मॉल्स के अंदर जाना, वहां पे बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी, अगर किसी ने परफ्यूम लॉन्च किया तो वो आपको वो कराएंगे, स्पेशली आज के टाइम पे वो बेला विटा करके कंपनी वो बहुत कराती है ये सारी चीजें, वो जाती है अपने परफ्यूम्स को लोगों को ट्राई करने के लिए देती है और कस्टमर से डायरेक्टली फीडबैक लेती है और पूछती है इसका क्या कॉस्ट होना चाहिए, आपको कैसा फ्रेग्रेंस कैसा लगा, अगर इसमें कुछ चेंजेस हैं। अब वो स्टार्टिंग में 1000 का लोगों के साथ अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको ये समझ में आता है कि भाई किस एज ग्रुप के लोगों को ये पसंद आ रहा है और कौन से लोग हैं किस टाइप का मेरे को फीडबैक दे रहे हैं। और ये 1000 लोगों के साथ जो मैंने किया, 1000 लोग बहुत होते हैं, अगर 1000 लोग कोई एक चीज को लेकर कोई ओपिनियन दे रहे हैं तो इससे एक आइडिया लगता है कि नहीं लगता, बताओ आप। अगर 1000 लोग हैं किसी एक चीज के बारे में कोई कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, कोई फीडबैक दे रहे हैं, तो उससे एक आइडिया तो लग जाएगा कि फीडबैक नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो कंपनीज ऐसे डिसाइड कर लेती है, उनको पता लग जाता है कि भाई अच्छा ये जो थोड़े नॉर्मल लोग हैं उनको ये चीज पसंद में नहीं आ रही है, जो थोड़े कॉर्पोरेट सेक्टर वाले लोग हैं वैसे टाइप के लोग हैं उनको मेरा प्रोडक्ट पसंद में आ रहा है और वो इस प्रोडक्ट के लिए 700 से 800 रुपए देने के लिए तैयार है, तो इसका हम प्राइस 700-800 नहीं, हम थोड़ा सा और कम करके 500 रुपए रखेंगे। तो कंपनी ऐसे डिसाइड करती है, समझ पा रहे हो आप। तो कल को अगर आपको कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मैं कहता हूं कि आपको अपने घर से स्टार्ट करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने आस-पास के आपको कहां प्रोडक्ट बेचना है। आपको पता है कि मेरा जो प्रोडक्ट जाएगा ये 3-4 गली के अंदर जाएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, गली नंबर 20, गली नंबर 19, गली नंबर 17 में जाएगा, तो अब वो 3 गली की औरतों को, 3 गली के आदमियों को आप रिसर्च करना पड़ेगा, आपको समझ पा रहे हो आप, उनको समझना पड़ेगा कि भाई वो कितना पैसा खर्च करते हैं, कहां पे पैसा खर्च करते हैं, और अपने प्रोडक्ट्स को उनको एक बार फ्री में दिखाना पड़ेगा, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं लॉन्च करने से पहले उनसे फीडबैक लेना पड़ेगा, समझ पा रहे हो आप। तब आपको आइडिया लगेगा। अब मान के चलो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, इससे बिजनेस नहीं चलता है। बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस कभी भी कस्टमर को क्या अच्छा लग रहा है इसके बेस पे चलता है, ठीक है। मान लो मेरी पसंद कुछ और है, मैंने 100 प्रोडक्ट बना दिए जिसमें से 90 मेरे को अच्छे लग रहे हैं और मैंने मार्केट में लॉन्च कर दिए क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो क्या जरूरी है वो कस्टमर को भी अच्छे लगेंगे? पैसा तो कस्टमर देगा ना मेरे को, समझ पा रहे हो आप। तो बिजनेस मैक्सिमम फेल क्यों जाते हैं, क्योंकि देखो कई बार क्या है, जैसे कि अभी आपको मैं बिजनेस करने के ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा एंड में, अगर आप मीटिंग एंड तक रहोगे तो मैं इंस्टाग्राम से कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो मैं वो भी आपको गाइड करूंगा, किस तरीके से आप इंस्टाग्राम से अगर आप किक स्टार्ट करना चाहते हो कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। तो कल को कुछ भी आपको स्टार्ट करना है, सूट का बिजनेस, साड़ी का बिजनेस, घर से कुछ भी छोटा मोटा ज्वेलरी का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, कुछ भी आपको स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट रिसर्च, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, कि भाई कौन हमारी टारगेट ऑडियंस है, उनका क्या बजट है, उनकी क्या चॉइस है, उनको क्या पसंद है, ऐसे करके उनसे बात करनी है, ठीक है। तो ये 2 तरह की रिसर्च होता है, प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च। जो लोग तो लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो कैसे समझ पाओगे, अभी सेशन खत्म करते ही भूल जाओगे आप प्राइमरी रिसर्च क्या होता है, सेकेंडरी रिसर्च क्या होता है। प्राइमरी रिसर्च जब आप कस्टमर से डायरेक्टली मिलकर बात करते हो, ठीक है, आपको लगा यार ये मेरा कस्टमर हो सकता है, आपने लोगों से मिलकर बात करना शुरू किया, आपको डायरेक्टली फीडबैक मिला है। सेकेंडरी रिसर्च जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे हम गूगल फॉर्म्स क्रिएट करते हैं ना, गूगल फॉर्म के थ्रू हम क्वेश्चंस लिख के डालते हैं, फिर लोग जवाब लेते हैं, तो वो सेकेंडरी रिसर्च होता है, जिसमें आप डायरेक्टली नहीं मिल रहे हो कस्टमर से, किसी माध्यम से मिलके, ठीक है, वैसे आप कर रहे हो। दूसरी चीज
अब आपको कस्टमर अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपको पता लग गया कि भाई मेरा कस्टमर जो है ये फलाने फलाने जगह का है, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मेरा प्रोडक्ट चल जाएगा। समझ पा रहे हो आप? अच्छा, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, जो बड़े बड़े शोरूम जिसको हम बोलते हैं, वो हमेशा मॉल्स के अंदर ही क्यों होते हैं? हमारे गली मोहल्ले में क्यों नहीं होते हैं? बताओ आप, कभी सोच के देखा है आपने? ऐसा तो नहीं है कि आपके गली मोहल्ले में ज्यादा पैसे वाले लोग तो वहां भी रहते होंगे, पैसा तो उनके पास भी होगा, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनका जो, अब उनको पता है एक कस्टमर से मेरे को 5,000, 10,000, 15,000 मिनिमम मेरे को इतना खर्चा करवाना है, ठीक है? तो ऐसी ऑडियंस कहाँ पे मिलेगी? हमको मॉल्स के अंदर ही मिलेगी। समझ पा रहे हो आप? तो इसीलिए मोस्टली ऐसे, तो कैसे पता लगा उनको? कस्टमर अंडरस्टैंडिंग से, यानी मार्केट रिसर्च हुई, सब तभी उनको पता लगता है। अगर कोई बड़ा ब्रांड आने वाला होता है ना, तो बड़ा ब्रांड पहले ऐसी रिसर्च करता है कि ये एरिया में हमें खोलना है, तो ये एरिया के अंदर पहले देखना पड़ेगा कोई मॉल है कि नहीं, कितने मॉल है यहाँ पे, ऑलरेडी कोई ब्रांड चल रहा है, कैसा है, कितने जगह पे है, कहाँ पे प्रीमियम लोग आ रहे हैं, ऐसे रिसर्च करी जाती है। फिर उनको जब समझ में आ जाता है हाँ यहाँ पे मेरा कस्टमर ज्यादा आ रहा है और यहाँ पे मेरी ये चीजें चल सकती हैं, तब जाके आपका मामला सेट बैठता। अब दूसरे स्टेज पे आते हैं, जब आपका कस्टमर अंडरस्टैंडिंग बन गया, सारी चीजें हो गई, तब हम दूसरे स्टेज में क्या करते हैं? प्रोडक्ट, सोल्यूशन या अपना सर्विस जो भी है उसको लॉन्च करते हैं, ठीक है? फिर हम प्रोडक्ट्स के बारे में सोचते हैं कि हाँ भाई अभी इस टाइप के कस्टमर ने मेरे को ये फीडबैक दिया, तो मेरे को इस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है। समझ पा रहे हो आप? इस टाइप के मेरे को प्रोडक्ट बनाने हैं। क्योंकि अगर आप मान के चलो फीमेल्स के उसमें भी काम कर रहे हो, फीमेल सेक्टर में आपने कोई बिजनेस करने का सोचा, कपड़े का ही मान लो, क्लोथिंग्स का, तो आपको ये देखना है कौन से एज ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि फैशन चेंज होते रहते हैं ना, आज के टाइम पे नहीं होते हैं, तो आपको देखना है कि भाई अगर ये एज ग्रुप के, अगर मैं फीमेल्स को टारगेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उनका टेस्ट क्या है, उनको किस टाइप के प्रोडक्ट पसंद है, या अगर मैं बहुत यंग जो लड़कियां हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए अगर मैं कुछ टारगेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो किस टाइप से होगा, तो उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट, सोल्यूशन या सर्विस जो भी है वो डिजाइन होता है, सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है? तो पहला कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, दूसरा फिर हमें जो उनके हिसाब से हमें प्रोडक्ट जो भी है वो बनाना रहता है, तीसरा फिर उसके बाद हमें बिजनेस प्लान बनाना रहता है, ठीक है? तीसरे नंबर पे आता है, और हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले बिजनेस प्लान बनाते हैं कि 100 रुपए का प्रोडक्ट बनेगा हमारा, उसमें इतना प्रॉफिट रखूंगा मैं, इतना ऐसा रखेगा, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, फिर प्रोडक्ट बनता है हमारा, फिर प्रोडक्ट पे आपको देखना है कि चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ बोलूंगा नहीं अभी मैं, छोड़ो। क्या बात कर रहे थे हम लोग? कस्टमर भूल अंडरस्टैंडिंग। जाता हूँ, देखो ऐसे में रिमूव कर दिया मैंने, कर दिया रिमूव। कोई लिखता है इसमें सर ये आपकी फैमिली है क्या? हाँ फैमिली तो मेरी है, स्किल साथी वाली है, लेकिन ये चलिए तो प्रोडक्ट सोल्यूशन और सर्विस की, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद बिजनेस प्लान आता है हमारा कि भाई क्या हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखेंगे, और इसको, इसकी मार्केटिंग के लिए क्या खर्चा आएगा, किस तरीके से हमें प्रॉफिट डिसाइड करना है, तब जाके हम तीसरे स्टेज पे हम करते हैं। तो ये 3 स्टेज में बिजनेस होते हैं। अब ये 3 स्टेज के अंदर ही बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस आते हैं, और टोटल ये कोई 20 से 25 दिए। जब कभी हम, आप चाहोगे इसके ऊपर ऑफलाइन ट्रेनिंग दिल्ली के अंदर, या इसके ऊपर कभी आप वर्कशॉप, जैसे अभी हमारा सेल्स के ऊपर वर्कशॉप होने वाला है, काफी लोगों ने रजिस्टर किया उसके लिए, ठीक है, 10 लोग रह गए। तो आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो 10 लोग अभी सीट है, 40 लोगों ने बुक कर लिया, 50 लोगों के साथ वो सेल्स वर्कशॉप होगा हमारा। तो 10 सीट अभी ओपन है, अगर किसी को आना हो तो आप आ सकते हो, ठीक है। वो अभी 2-3 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। सेल्स वर्कशॉप 3 दिन लगातार चलेगा, जिसके अंदर मैं सेल्स के बारे में आपको सिखाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद पता नहीं है, 299 रुपए का मीटिंग है वो, ठीक है। 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, यानी दिन का 100 रुपए, 3 दिन लगातार मैं आपको सिखाऊंगा, और 300 रुपए के अंदर आपको बहुत सारी चीजें। अगर आपको मीटिंग पसंद नहीं आई तो 300 रुपए आप मेरी तरफ से ले लेना, उसमें 100 रुपए एक्स्ट्रा में जोड़ के दे दूंगा आपको, ठीक है। 400 रुपए आपको रिटर्न कर दूंगा मैं। अगर आपको लगा सर 3 दिन आपने सिखाया लेकिन मजा नहीं आया, तो मैं आपको 400 रुपए रिटर्न कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से, मतलब हमारा जो बिजनेस है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है।
ठीक है। तो मतलब क्या क्या चीज हमारे पास हो तो हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। देखो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज आइडिया तो देखो होता ही है कि आपके पास में आइडिया होना चाहिए। आप देखो 3 टाइप के लोग होते हैं अभी जहां तक मुझे समझ में आता है। एक वो इंसान होता है जिसके पास आइडियाज बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, ठीक है, कि उनको लगता है यार आइडियाज तो मेरे पास है, यार ये आइडिया काम कर गया, ये मार्केट में आ गया तो बड़ा धूम मचा सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। दूसरा एक ऐसा इंसान होता है जो टेक्निकली साउंड बहुत ज्यादा करता है, यानी कि उसको टेक्नोलॉजी की मतलब हर चीज की नॉलेज होती है। उसको पता है कि आप एप्लीकेशन बनाना तो ये एप्लीकेशन ऐसे बना दूंगा, ये कोई टेक्नोलॉजी बनानी है तो मैं ऐसे बना दूंगा, ठीक है। तो वो एक मतलब कैटेगरी होती है इंसान की जिसको जो टेक्निकली बड़ा साउंड करता है, ठीक है। और तीसरा इंसान होता है जिसके पास पैशन होता है, उसके पास आइडिया पता नहीं है कि नहीं है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज है कि पैशन बहुत है उसके अंदर। पैशन मतलब जुनून कि करना है कुछ, मतलब ठीक है। उसको लगता है कि बस जब अब कुछ भी काम मैं शुरू करूंगा मैं एक साल के अंदर बस करोड़ों की कंपनी तो बना ही दूंगा मैं, है ना। तो ये 3 टाइप के लोग होते हैं। तो बिजनेस के अंदर देखो आइडिया टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट, हालांकि तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्या, आइडिया, टेक्नोलॉजी एंड पैशन, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आपके पास आइडिया और टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ आपके पास पैशन है, और मुझे जहां तक देख पा रहा हूं मैं ज्यादातर यहाँ पैशन वाले लोग ही बैठे हुए हैं। आइडियाज पता नहीं है कि नहीं है आपके पास में, टेक्नोलॉजी पता नहीं आपके पास में है कि नहीं है, पैशन जरूर है कि करना है हमको, काम करना है, कैसे भी आगे बढ़ना है, कुछ शुरुआत कर रही है अपनी, ठीक है। तो पैशन से आइडिया और टेक्नोलॉजी पे कैसे पहुंचते हैं इसके लिए मैं 6-7 स्टेप आपको बताता हूं। ये 7 स्टेप लिख लो और जब भी आप बिजनेस शुरू करने जाओ इस पेज को देख लेना और एक एक चीजें इकट्ठी करते चलना कि क्या ये चीज मेरे क्लियर है। अगर हाँ अंदर से आंसर आ रहा है तो आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप रेडी हो, मतलब स्टार्टअप करने के लिए रेडी हो, ये अगर आपने स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो। सबसे पहली चीज जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपना ये कस्टमर तो देखोगे, है ना, कस्टमर एंड प्रोडक्ट का माइंड में रहेगा आपके कि भाई ये प्रोडक्ट है तो ये कस्टमर है, कस्टमर रिसर्च करोगे, फिर प्रोडक्ट अपना बना लिया, बिजनेस प्लान सेट कर लिया। सबसे पहला नॉलेज कि जो आप निश में काम करना चाह रहे हो, जिस चीज के बारे में काम करना चाह रहे हो उसके बारे में आपको कम से कम 70% नॉलेज हो, कम से कम 70 से 80%, क्योंकि 100% तो नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि इंसान करता जाता सीखता जाता करता जाता सीखता जाता है ना। बट तब भी 70% नॉलेज हो आपको अपने काम के बारे में, पहली चीज, ठीक है। अब कोई एक एग्जांपल दो कौन से बिजनेस का, फटाफट एग्जांपल दो। कोई है बिजनेस का कोई आइडिया, बुटीक का है, ठीक है। तो क्लोथिंग्स, चलो मान के चलो क्लोथिंग्स का आप शुरू करना चाह रहे हो कोई काम, तो आपको 70% नॉलेज होनी चाहिए क्लोथिंग्स के बारे में कि आज के टाइम पे फैशन कौन सा चल रहा है, बच्चों को किस टाइप के कपड़े पसंद है, फीमेल्स को किस टाइप के पसंद है, ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको सारा देखना पड़ेगा। अब इसके साथ में नॉलेज तो चलो आपने ले लिया, बट साथ साथ में बिजनेस मतलब करने से पहले मुझे लगता है कि वो नॉलेज आएगा कहां से। वो नॉलेज कभी भी आता है जब आप उस सेक्टर में जाके कम से कम 1 साल 2 साल काम करते हो। आप समझ पा रहे हो, मैं अगर आज यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग में, ऑनलाइन बिजनेस में कंपनी खोल के बैठा हूँ, मैंने खुद भी तो एफिलिएट बन के काम किया ना, 1 साल काम किया था मैंने, और इससे पहले मैंने 3 साल और दूसरी कंपनीज में इधर उधर काम किया था। समझ पा रहे हो आप। तो ऐसा नहीं है कि डे 1 पे मैं कंपनी खोल के बैठ गया था अपने, मैंने खुद काम किया, मैंने खुद जॉब ही करी है, बहुत सारी जॉब करी है, सीखा वहां से, सेल्स बहुत करी है, हर टाइप की सेल्स करी है मैंने। समझ पा रहे हो आप, क्यों? क्योंकि नॉलेज तो वहीं से ही आएगा ना। अब वो वाली नॉलेज नहीं बोल रहा हूं मैं कि यूट्यूब पे गए नॉलेज ले लिया, ना ना ना, वो नॉलेज तो काम ही नहीं आएगी, कभी कहीं काम नहीं आएगी। नॉलेज कौन सी? प्रैक्टिकली जाके, ठीक है। क्लोथिंग्स पे काम करना तो सबसे पहले जाओ गारमेंट्स के दुकान पे काम करो, आप नॉर्मल सी शॉप पे जाओ, वहां पे देखो काम कैसे होता है, कस्टमर कैसे आते हैं, डीलिंग कैसे होती है, उनसे पूछो, उनसे बात करोगे तो पता लगेगा ना माल कहाँ से उठता है। दिल्ली में काम कर रहे हो तो आपको पता लगेगा सदर बाजार से माल आता है कि चांदनी चौक से माल आता है। समझ पा रहे हो आप। एक नॉर्मल किसी भी चीज को लेके बोल रहा हूं मैं, आप सिर्फ गारमेंट्स मतलब कोई भी किसी भी सेक्टर में आप काम करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है कि सबसे पहले नॉलेज, और नॉलेज कहां से आएगा, कैसा नॉलेज, जब आपको पास्ट एक्सपीरियंस हो, यानी कि आपको पहले खुद साल भर कम से कम काम करना पड़ेगा। यानी अगर आप 2027 में अपना कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो मुझे लगता है, अब मान लो ऑनलाइन ही कुछ करना चाहते हो तो आप मेरे जैसे लोगों के साथ काम करो, सीखो आप उनसे। समझ पा रहे हो आप। अगर आपको लगता है कि सर ऑफलाइन में जाना नहीं, ऑनलाइन ही काम करना, अपनी एजेंसी डालनी है, एजेंसी का एग्जांपल ले लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे जैसे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सर ये ऑनलाइन कस्टमर कैसे आते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट कैसे बनती है, एजेंसी किस तरीके से डाला जाता है, क्या कैसे होती है सारी चीजें, लोगों को सर्विस कैसे दिए जाते हैं, किस टाइप के लोगों को सर्विस दिया जाता है। समझ पा रहे हो आप। तो जो भी काम आप खोलना चाह रहे हो वहां पे 1 साल, कम से कम 1 साल किसी अच्छे इंसान के साथ जिसको नॉलेज है, वहां पे आप बैठो और सीखो काम को कैसे क्या होता है। उसके लिए अगर आपको पैसा देने की जरूरत पड़ता है आप दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीखना सबसे इंपॉर्टेंट, 2 चीजें हो गई, यानी कि नॉलेज और पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि ये पास्ट एक्सपीरियंस आपको गलती करने से बचाएगा, ठीक है। अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए। कैपेबिलिटी को आप इस तरीके से समझ सकते हो, आपको सेल्फ बिलीफ,
अगर आपको भरोसा नहीं है खुद के ऊपर तो वो बिजनेस आपकी टीम मिलके 100 लोग मिलके भी नहीं चला पाएंगे। हकीकत बात तो ये है, ठीक है। अगर आप खुद पे भरोसा है, अगर आपके पास टीम नहीं है, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है, तो भी आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि इंडिया में लोगों के पास नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज बहुत सारा है, बट लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। एक अंदर होता है ना सेल्फ डाउट, इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है ना, नहीं बढ़ने देता है ना सेल्फ डाउट। यार होगा कि नहीं होगा, वो नहीं के चक्कर में ना इंसान का डाउट इतना ज्यादा हावी हो जाता है उसके ऊपर कि उसके अंदर जो छुपा हुआ पोटेंशियल होता है ना, वो उसको वेस्ट कर लेता है। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान लेके बैठे हुए हैं, बट उस ज्ञान का फायदा क्या जब आपको मिल नहीं रहा है? बताओ आप, वो ज्ञान का करोगे क्या? ज्ञान पुराना हो जाएगा 5 साल बाद वो, क्योंकि 5 साल बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, नए लोग आ जाएंगे, नई एजुकेशन, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब वो आपके पास जो अभी ज्ञान उसका करोगे जब तक वो यूटिलाइज नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको नॉलेज भी ले रहे हो सारी चीजें, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना, वो कैपेबिलिटी बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप बिजनेस शुरू करने जाओ, कम से कम आपको ये चीज देखना पड़ेगा क्या आपके पास 100 से 200 लोग का नेटवर्क है या नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपका बिजनेस चलता है वो अपने नेटवर्क से ही चलता है, अपने नेटवर्क से ही उसका प्रमोशन होता है, अपने नेटवर्क से ही उसका मार्केटिंग होता है। क्योंकि मैंने भी जब अपना बिजनेस शुरू किया था, मैंने तभी किया था जब मुझे इस चीज का आइडिया लग गया था कि जब मैं बिजनेस को शुरू करूंगा तो 300 लोग मेरे साथ रहेंगे जो मेरा साथ दे सकते हैं, तभी मैंने रिस्क लिया था। इसी को बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना। मैंने हवा में पैसे नहीं। आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले क्या देखना है कि भाई कम से कम 50-100 लोग हैं मेरे पास में, मेरे नेटवर्क में, जो जिनके साथ मैं अगर आइडिया शेयर करूं, बिजनेस शेयर करूं, तो किसी भी रूप में मेरे को हेल्प कर सकते हैं, मार्केटिंग करने में या कस्टमर लाने में, रेफरेंस देने में, किसी भी चीज में अगर हेल्प कर सकते। नेटवर्क है तो करो, एकदम लुल है, एकदम सब कुछ जीरो है तो नेटवर्क बनाओ आप सबसे पहले, ठीक है। तो नेटवर्क कैसे बनेंगे? दोबारा अगेन कि आप सोशल मीडिया से लोगों को कांटेक्ट करो, उस फील्ड में जाके काम करो। नंबर रहता है तो तब याद आता है ना, अरे यार इस चीज के बारे में गुप्ता जी को पता है, चलो गुप्ता जी से बात कर लेते हैं, ये चीज के बारे में ऐसे। अब मान लो अगर आपके कांटेक्ट में 10 लोग हैं, ठीक है, गुप्ता जी है, मिश्रा जी है, शर्मा जी है। गुप्ता जी कौन? मैं शर्मा जी, ठीक है। मार्केटिंग के बारे में पूछना रहेगा, मुझे कॉल लगा के पूछ लोगे, शर्मा जी मार्केटिंग के बारे में बताओ, ऐसा ऐसा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इसको कैसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, समझ पा रहे हो? तो नेटवर्क रहेगा तो ही आपके पास में आप बिजनेस करने का सोचो। अगर नेटवर्क नहीं है, काम खराब है। अब एक सिंपल सा सोचो ना, अगर आप फूड का भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, जब तक आपके पास 40-50 लोगों का नेटवर्क नहीं है, लोग जानते नहीं है, तो आपके उस पे आएंगे कैसे आप? अगर आप मोमोज का ठेला भी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप कम से कम 40-50 लोगों को तो बताओगे ना स्टार्टिंग में कि नहीं? बताओ आप। अगर किसी को कुछ ना पता लगे, किसी को कुछ ना पता, तो चालू कैसे होगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क आपके पास में होनी चाहिए। देखो अब ये बिजनेस को जब आप थोड़े बड़े लेवल पे करना चाह रहे हो, थोड़े से बड़े, बहुत ज्यादा नहीं, तब भी थोड़े से बड़े लेवल पे आपको लग रहा है कि मेरा विजन इतना है कि मैं अपने बिजनेस को कम से कम इतना तो कर लूं कि मेरे पे 2 लाख 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हर महीना आए। अगर आप इस टाइप का बिजनेस कुछ करने का सोच रहे हो तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल एसेट्स भी लगते हैं, ठीक है, लिख लो आप। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब ये होता है कि देखो बिजनेस में 2 तरह का पैसा लगता है, इसको एक को बोलते हैं कैपेक्स, एक को बोलते हैं ओपेक्स। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कैपेक्स एंड ओपेक्स। कैपिटल एंड ऑपरेशनल, मतलब कैपिटल जो एक बार में आपका पैसा लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, ठीक है, तो एक बार में मुझे पता था कि वेबसाइट बनेगी मेरी, तो वेबसाइट का जो लाख रुपए खर्चा आएगा मेरा वेबसाइट का आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरे को ये चीज कर, मतलब एक बार में जो मेरा मोटा खर्चा लग रहा है वो क्या क्या चीज पे आपके पास में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आपको पता है कि भाई मेरे को बिजनेस शुरू करने में 2 लाख रुपए लग रहे हैं, बट वही सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए ऐसा हो सकता है कि 3 महीने तक आपको प्रॉफिट ना हो, ठीक है। आपका जो बिजनेस मॉडल है, हो सकता है कि जब आप बिजनेस को शुरू करो तो 3 महीना आपको प्रॉफिट ना दे, आपको पता है कि 3 महीने मेरे को अभी कस्टमर जोड़ने में लग जाएंगे और जो मैंने पैसा लगाया वो शायद निकलने, प्रॉफिट नहीं बनेगा मेरा। और तो 3 महीने जो मेरे अलग से जो खर्चे होंगे, जो हर महीने खर्चा आना है, उसको ऑपरेशनल खर्चा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हर महीने अगर ऑफिस खोला है तो बिजली बिल हो गया, रेंट हो गया, अगर कोई जैसे कोई सर्विस ले रखी है आपने, वो खर्चा हो गया। ऑफलाइन बिजनेस में अलग होता है, ऑनलाइन में दोनों अलग होता है, ठीक है। जैसे मैंने ऑनलाइन का अपना बताया, ऑनलाइन में एक बार वेबसाइट बनी, वेबसाइट का एक बार खर्चा, लेकिन उस वेबसाइट को मेंटेनेंस कराने का खर्चा बार बार हर महीने लगेगा। तो एक बार वेबसाइट बनने पर जो खर्चा लगा वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, और जो हर बार वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए हर महीना मैं पैसा दे रहा हूँ वो ऑपरेशनल खर्चा हो गया। समझ पा रहे हैं आप? तो ये 2 टाइप के खर्चे रहते हैं।
तो आपको देखना पड़ेगा कि यार अगर मेरा बिजनेस 6 महीना ले रहा है, जैसे किसी ने लिखा था अभी रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जिन लोगों का ऐसा कुछ बड़ा लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करना है तो रेस्टोरेंट का तो कम से कम आपको 20 लाख रुपए लगेंगे, 15 से 20 लाख एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए। मान के चलो आपके पास 15 लाख रुपए हैं, आपने 15 लाख लगा दिए, बट रेस्टोरेंट पहले महीने से थोड़ी प्रॉफिट देना स्टार्ट करता है ना। ये चलो एक छोटे लेवल पे बात कर लिए, कार्ड की बात कर लेते हैं। एक कार्ड आप शुरू करोगे, अच्छे से अच्छा कार्ड, तो 2 लाख रुपए अपने कार्ड में लगाए, ठीक है, तो 2 लाख रुपए कार्ड के लग गए, ठीक है, लेकिन हर महीना भी तो कुछ खर्चा लगेगा ना आपका। हो सकता है कि एमसीडी वाले का खर्चा हो, जहां पे लगाओगे आप वहां पे, या अपनी कार्ड को आप किसी शॉप के आगे लगा रहे हो तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा, हो सकता है पुलिस वाले को पैसा देना पड़े आपको, और जो सामान आप यूज करोगे बनाने के लिए, चीजों को करने के लिए, अगर स्टाफ रखा तो उसका, तो ये ऑपरेशनल खर्चा होता है। समझ पा रहे हो आप? तो बिजनेस में 2 तरह के खर्चे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मेरे पास बिजनेस में सरवाइव करने के लिए 3-4 महीने का पैसा है। अगर तो है आपके पास में तो बहुत अच्छी बात है कि अगर 4 महीना प्रॉफिट नहीं भी देगा बिजनेस तो भी आप सरवाइव कर जाओगे बिजनेस में, ठीक है। अब हम लोग कहां गलती करते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होता है और मंथली का ऑपरेशनल खर्चा भी होता है। हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ ये लगता है कि एक बार ही 2 लाख रुपए लगाएंगे तो बिजनेस प्रॉफिट देना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। हमें ऑपरेशनल खर्चे के बारे में भी देखना पड़ता है। मान के चलो आपने 1 लाख रुपए का, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, 1 लाख रुपए का आपको किसी ने बोला कि आप सदर बाजार जाओ, दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट जाओ, वहां पे 1 लाख रुपए का सूट खरीद लो, 1 लाख रुपए के अंदर आपको 3 लाख रुपए का सूट मिलेगा, यानी कि अगर आपने बेचा तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। आपको लगा बड़ा सही बिजनेस है यार, 1 लाख का मैं सूट खरीदूंगी, 3 लाख का माल मिला, बेच दूंगी, हो जाएगा प्रॉफिट। बट आप वो माल को जो रखोगे, स्टॉक रखोगे, कब तक बिकेगा, पुराना हो जाएगा जब तक, तो लोग खरीदेंगे, जानेंगे इसके बारे में, है ना। तो जहां रखोगे उस चीज का तो खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा, लाने ले जाने का, हर चीज का रहेगा चीजों का। तो ये आपको सोच समझ के करना पड़ता है कि 3-4 महीने बिजनेस मेरा नहीं चला तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो ये फाइनेंशियल एसेट बड़े इंपॉर्टेंट होते, तो अगर आपके पास वो बैकअप है तो ही आप बिजनेस को शुरू करो, नहीं तो मत करो आप, ठीक है, बैकअप बनाओ आप, ठीक है। तो ये जिस भी आप इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हो तो फाइनेंशियल एसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पे, कि अगर आपको लगता है कि यार आपके पास है सारी चीजें, मतलब है, ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ एक कमी लग रही है, बिजनेस को अकेले में स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो आज के टाइम पे सबसे बड़ा जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो तो कोलैबोरेशन का, कि आप आज के समय किसी ऐसे इंसान के साथ कोलैबोरेट करें जो आपके बिजनेस में जब आप आए, या किसी एस्टैब्लिश ब्रांड के साथ आप कोलैबोरेट कर लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे आइडियाज अगर सुनोगे तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा अभी इस साल के एंड में हो सकता है कि मैं अपना एक स्पिरिचुअल कोई एक वो स्टार्ट करूं मैं, ठीक है, मेरा ब्रांड ऑनलाइन स्टार्ट करूंगा, ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड रहेगा। जैसे भगवान की जो वो रहती है ना, मूर्तियां रहती हैं, भगवान की मूर्तिज रहती हैं, मतलब पूजा पाठ वाली जितनी भी चीजें रहती हैं, उसका एक ब्रांड पूरा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, 1 साल बाद हो सके तो इसमें अब क्या होगा कि मैं कोलैबोरेट करूंगा किससे, जो कि ऑलरेडी ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। व्हाइट लेबलिंग एक मॉडल होता है, इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है, प्रोडक्ट किसी और का रहता है, ब्रांडिंग बस आपकी रहती है, वेबसाइट आपकी रहती है, और आप कस्टमर को अपनी ब्रांडिंग से चीजों को बेचते हो। आप समझ पा रहे हो, इसको व्हाइट लेबलिंग बोलते हैं। तो इससे क्या हो गया, मेरा काम आसान हो गया, मेरे को कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कुछ मैन्युफैक्चरर के पास जाके, जो मूर्तियां बनाते हैं, मूर्तियों के ड्रेसेस बनाते हैं, ये सारी चीजें बनाते हैं, उनसे जाके मैंने कोलैब कर लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, वेबसाइट किया, उनकी फोटोज लेके मैंने अपने वेबसाइट पे डाल दिया, मार्केटिंग करना शुरू किया, कस्टमर आने शुरू हुए, उनसे डिलीवरी करवा दी उनके घर पे डायरेक्टली, ठीक है। समझ पा रहे हो आप? तो कोलैबोरेशन में आसानी हो गया कि नहीं हो गया, एस्टेब्लिश ब्रांड के साथ मेरे को फायदा हो गया। समझ पा रहे हो आप? फॉर एग्जाम्पल कल को आप कोई कुकीज का ऐसा कुछ स्टार्ट करते हो, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं, तो आप अगर आप खुद से कुकीज बनाने जाओगे, फैक्ट्री रखोगे, ये करोगे, तो आपसे हो पाएगा नहीं। तो आप क्या करोगे, जो ऑलरेडी कुकीज बनाता है, चीजों को करता है, ठीक है, जो बिस्किट वगैरह बनाता है, आपने उससे जाके कोलैब कर लिया, ठीक है। कोलैब करने से फायदा क्या हुआ कि भाई वो माल आपको बना बनाया रेडी, आपको जैसा चाहिए, जिस भी मीठा, नमकीन, जैसा टेढ़ा मेढ़ा, क्रीम वाला, सब बना के दे देगा आपको। उस पर ब्रांडिंग सिर्फ आपका आ जाएगा, ब्रांडिंग आपका आया, मार्केटिंग आपने किया, अपने नाम से बेचना शुरू कर दिया आपने उसको। समझ पा रहे हो आप? तो बिजनेस अगर आपको लग रहा है कि यार मैं अकेले नहीं शुरू कर पाऊंगा, तो आप क्या कर सकते हो, ब्रांड। अभी आपको मैं बताऊं कि इंस्टाग्राम पे कैसे कैसे बिजनेस चल रहे हैं, ये ऐसे ही चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं मैं आपको बताता हूं। आप जैसे कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं, जैसे कि टैंक रोड है करोल बाग में, और आपके हर सिटी में होगा,
मुंबई में जैसे वो उल्लासनगर बहुत फेमस है मुंबई के अंदर, अगर कोई मुंबई से होगा तो उल्लासनगर में कपड़े वगैरह सस्ते मिलते हैं। तो दिल्ली में जैसे चांदनी चौक, टैंक रोड, यहाँ पे अब क्या करती हैं जो आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा ब्रांड्स जो आते हैं, वो क्या करते हैं सरोजनी नगर से यहाँ से कपड़े को पिकअप करते हैं, ठीक है। वहां पे लड़के को जो ड्रेसेस है ना वो 100 रुपए में, 50 रुपए में मिल जाती है। जब वो आप बल्क में लेते हो ना वही ड्रेसेस को, तो वही ड्रेसेस आपको 30-40 रुपए की पड़ जाती है। यानी 30-40 रुपए की ड्रेस ली, ब्रांडिंग करके मान लो 100 रुपए की ड्रेस पड़ी आपको, और वही ड्रेस फिर वो ब्रांडिंग करने के बाद इंस्टाग्राम पे आप अपना पिनअप करके अपनी ब्रांडिंग करके 600 रुपए में, 500 रुपए में लोग बेच रहे हैं। सोचो आप, जो इयररिंग्स पहनती हैं लड़कियां, उसके मैं अगर आपको बताऊं तो इयररिंग्स 2-2 रुपए के, 3-3 रुपए के आते हैं। अगर आप बल्क में लोगे ना तो आपको ये लिटरली मिलेंगे। आप आके देखो कभी दिल्ली में, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको पता ही होगा कि आप आके देखो 3 रुपए में, 4 रुपए में इयररिंग्स मिल रहे हैं, और वही इयररिंग्स आपको 70-80 रुपीज में जाते हैं, ठीक है। और वही डिलीवरी फ्री बोल के 100 रुपए में भेज देते हैं। इंस्टाग्राम पे एक मॉडल आती है, सुंदर सा ऐसे करके दिखाती है, वो लड़कियों को लगता है 100 रुपए का ही तो है यार, मजे हो गए, ये तो आसानी से मिल गया, ठीक है। इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया उसने, ठीक है, उसने खरीदा कितने था, 2-3 रुपए में खरीदा था, सोचो आप। तो ऐसे बिजनेस चल रहे हैं, तो इसको व्हाइट लेबलिंग बोलते हैं। आपको पता है लिपस्टिक्स जो मोस्टली लगाती हैं, ये मेरे को कैसे पता है, क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ मार्केट में, मैंने बहुत काम किया तो मुझे पता है। टी शर्ट्स के मैं करता था पहले बिजनेस, टी शर्ट प्रिंटिंग की। अगर आप अभी भी जाके देखोगे ना अमेज़न पे, आप अमेज़न पे क्या डाल लो, कैनिस ब्रांड डालो, मैं अभी भी दिख जाऊंगा, चाहे आप लाइव मीटिंग में बैठ के देख लो। आप फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे कहीं भी डाल के देखो कैनिस ब्रांड प्रिंटेड टी शर्ट, मैं आपको वहां पे दिख जाऊंगा एज अ मॉडल। मैंने 2018-19 में मेरी करियर की शुरुआती मैंने ऐसी करी थी। 2018-19 में मैंने मॉडलिंग करी थी ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए, मीशो पे, लाइम रोड पे, पेटीएम पे, हर जगह मेरी टी शर्ट्स जाती थी। फिर वो काम मैंने बंद कर दिया, अभी फिर मैं ये करता हूँ काम। समझ पा रहे हो आप? तो वो एक्सपीरियंस से ही मैं बता रहा हूँ। वो टी शर्ट हमको कितने की कॉस्टिंग पड़ती थी, टी शर्ट की पूरी कॉस्टिंग पड़ती थी 70 से 80 रुपए की, प्रिंट करके, टैग लगा के, सारी चीज करके 100 रुपए मान लो आप। 100 रुपए की टी शर्ट 600 रुपए, 700 रुपए में जाती है। समझ पा रहे हो आप? तो ऐसी जो आपकी लिपस्टिक आती है ना, नॉर्मली जो लिपस्टिक्स होती है 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, हर अलग अलग क्वालिटी की, मैक्सिमम 10 रुपए की। अब वो 10 रुपए की लिपस्टिक को ब्रांडिंग करके, उसको सारी चीजें करके वो 150-200 रुपए में जा रहा है। वो ब्रांडिंग का पैसा, ब्रांडिंग का है सारा। समझ पा रहे हो आप? कॉस्टिंग तो कुछ भी नहीं पड़ती है। आपको बताऊं, देखो जब एक बिजनेस चलता है ना तो बिजनेस में पूरी चेन होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप एक नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक की हम बात कर लेते हैं, 2 लीटर की आज के टाइम पे जो फ्रूटी है वो कितनी की आती होगी, आइडिया है? 100 रुपए की आती है आई थिंक, है ना, 95-100 लास्ट टाइम लिया था मैंने तो ऐसे को 95 समथिंग, तो 100 रुपीज की आती है मान के चलो, ठीक है। 100 रुपए की 2 लीटर की फ्रूटी। अब वो क्या 100 रुपए में बनती है? रिटेलर से आप लेते हो, ठीक है। रिटेलर से पहले क्या होता है, होलसेलर होता है। होलसेलर से पहले होता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर से पहले होता है C&F, ठीक है। C&F से पहले कौन होता है, मैन्युफैक्चरर। यानी कि पहले मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर देता है C&F वाले को, C&F वाला देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को, ठीक है। यानी कि जो प्रोडक्ट आपको ये जो 2 लीटर की फ्रूटी है, मैन्युफैक्चरर पता कितने ही बनाता है, 15 से 20 रुपए की हद मार के बस। और जो 2 लीटर की फ्रूटी आपको 100 रुपए मिल रही है, सिर्फ उसकी कॉस्टिंग बनाने की 15 रुपए है। सोचो आप, जब वो 15 रुपए में बनी, ठीक है, तो C&F वाले के पास गई तो उसने आगे 25 रुपए में बेचा, फिर उसने आगे 40 रुपए में बेचा, फिर उसने 45, ऐसे कर करके आपके पास 100 रुपए में आती है। और जो सबसे बड़ा खर्चा आपके पास 100 रुपए का क्यों? क्योंकि वो जो पीला पीला पीने वाला जो ड्रिंक है ना, उसको फ्रूटी बनाया किसने? शाहरुख खान ने, आलिया भट्ट ने। तो ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग में सबसे ज्यादा पैसा जो कि कस्टमर की जेब से जाता है। समझ पा रहे हो आप? इसीलिए आज के टाइम पे जो D2C बिजनेस है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। D2C मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर। आप अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करके बेच सकते हो। तभी तो आज के टाइम पे इतने सारे शुगर कॉस्मेटिक्स देखा है अपने, शुगर कॉस्मेटिक्स हो गया, मामा अर्थ हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जो D2C बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट ऐसे ही किया है उन लोगों ने, मैन्युफैक्चरर से, सेम मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बनवाया, अपनी ब्रांडिंग कर ली इंस्टाग्राम पे या कैसे भी करके, उस ब्रांडिंग के थ्रू वो प्रोडक्ट जा रहा है आपका। तो इस तरीके से काम चलता है। यानी कि आप जो प्रोडक्ट 10 में बना रहे हो उसको आप 100 रुपए में भी आगे बेच सकते हो, बिकता है। आपके पास वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो बिजनेस ऐसे होता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी ब्रांड के साथ में कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। अब इसके बाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज 2 और आ जाती है। एक तो ऑफ कोर्स सर्वाइव करने के लिए आपके पास जैसे कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास अगर एक फाउंडिंग टीम हो जाए, फाउंडिंग टीम 2-3 लोगों की, ठीक है, तो आपको बिजनेस करने में और ज्यादा आसानी हो जाती है। कि आपने कोई एक कंपनी शुरू करी, ठीक है, कि हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करना था, और आपने 2 लोगों ने मिलके किया, तो भाई आधा काम ये सेल्स का ये संभाल लेगा, मार्केटिंग का ये संभाल लेगा, तीसरा कोई बंदा हुआ तो कोई टेक्नोलॉजी में। तो इस टाइप से हमें मतलब बिजनेस को शुरू करना चाहिए कि अगर हमारे पास में 3 लोग हैं, तीनों को अलग अलग सेक्टर का नॉलेज है, वो तो नॉलेज मिलके वो फिर एक बड़ा काम हो जाता है। बट देखो इसमें चैलेंज तो आता ही है, बट अगर आपके पास है ऐसे लोग तो ऑफकोर्स आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल जाएगा।
अगर आप कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आपको लग रहा है कि मैं सेल्स में बहुत अच्छा हूं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऑनलाइन चलाने के लिए आपको दो लोग चाहिए होंगे, एक जो मार्केटिंग में अच्छा होगा और एक जो मैनेजमेंट में अच्छा होगा, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट में अच्छा है वो मैनेजमेंट का काम करेगा, आप सेल्स का काम करोगे, और जो मार्केटिंग में अच्छा है वो मार्केटिंग का काम करेगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास स्टार्टिंग में एक फाउंडिंग टीम है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप मेरी तरह वन मैन आर्मी है, आपको सारी चीजें आती हैं, आप खुद से कर सकते हो तो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अकेले भी किया जा सकता है। बट हाँ, इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगा। अब जैसे मेरे को क्या है, मेरे को बहुत है, मैंने स्टार्टिंग में बहुत पैसे भी डुबाए हैं, बनाए भी हैं, तो मेरी वो कैपेबिलिटी एक अलग थी। अब सबकी कैपेबिलिटी से मैं मैच नहीं कर सकता हूँ, किसी की मेरे से भी ज्यादा होगी कैपेबिलिटी, है ना, समझ पा रहे हो आप। तो उसके हिसाब से अगर आपको लगता है किसी के आप सपोर्ट से चलना चाहते हो, उसमें भी कोई बेकार चीज नहीं है, आप कोलैबोरेशन करो, 2-3 लोगों की फाउंडिंग टीम रखो, उसके साथ आप काम को स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले नॉलेज चाहिए काम को शुरू करने के लिए। नॉलेज कहाँ की, पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि जिस सेक्टर में आप काम करना चाह रहे हैं, जिसमें आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, रेस्टोरेंट में करना चाह रहे हैं तो आप रेस्टोरेंट में जाके काम करके देखिए, चाहे वो मैनेजर की पोस्ट पे करिए, चाहे वो वेटर की पोस्ट पे करिए, जैसे भी काम करना है, जब तक आप समझोगे नहीं इसका रेस्टोरेंट का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, आप नहीं शुरू कर पाओगे। गारमेंट्स पे करना चाहते हो, आप जाके देखो कि गारमेंट्स पे कैसे काम होता है, आपको वहां पे खुद एम्प्लॉय बन के काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद में फिर कैपेबिलिटी, यानी कि सेल्फ वाला जो मैंने बताया कॉन्फिडेंस, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वो तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज होगा, आपने पास्ट एक्सपीरियंस लिया होगा, तो कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद नेटवर्क, मैंने बोला कि आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, नेटवर्क है तो आपका बिजनेस चांसेस है कि सक्सेसफुल होगा, ज्यादा चांसेस है कि आपका सक्सेसफुल होगा अगर आपके नेटवर्क्स है, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन, कैसी भी अगर आपके पास नेटवर्क है तो, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, अगर आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स है, आपको पता है मेरा बिजनेस शुरू होगा 50,000 में, लेकिन मेरे पास इसके अलावा 1 लाख और है कि मैं अपने बिजनेस में सर्वाइव कर सकूं आगे, तो आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी उसके हिसाब से आप देख लेना, बिजनेस मॉडल के हिसाब से सबकी इन्वेस्टमेंट अलग अलग होती है। अब इसके बाद में एस्टेब्लिश ब्रांड, मैंने बोला कि अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहें तो कोलैबोरेशन करके अगर स्टार्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा फाउंडिंग टीम, मैंने बताया कि अगर आपके पास फाउंडिंग टीम है तो उससे भी काम आसान हो जाएगा। अगर 2-3 लोग मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं और सबकी अपनी अपनी, और 3 अगर लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो तीनों सेम एक्सपर्टीज के नहीं होने चाहिए, तो वहां पे क्लैश हो जाता है, वहां पे काम खराब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां तीनों चौधरी बनने की कोशिश करते हैं, फिर बिजनेस चलेगा नहीं। वहां पे तीनों अपने अपने सेक्टर को संभाले, 2 लोग हैं तो दोनों की एक्सपर्टीज अलग अलग होनी चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ मिलके अगर काम को स्टार्ट कर रहे हैं तो हस्बैंड की कैपेबिलिटी अलग होनी चाहिए, उनकी नॉलेज एक्सपर्टीज अलग होनी चाहिए, वाइफ की अलग होनी चाहिए, तब दोनों फिर वो मिलके, अगर दोनों ही फिर चौधरी बनने लगे तो काम हो नहीं पाएगा फिर, ठीक है। तो ये चीज है, समझ पाए आप। अब इसके बाद बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अच्छा अभी तक समझ में आ रही है चीजें, आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं, समझ में आ रही है, ठीक है। ये चीजें अगर आप लिखोगे तो आपको आगे बहुत काम आएगी। अब नेक्स्ट क्या होता है, देखो बिजनेस में एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है कि आप काम को शुरू कैसे करोगे, लीगल प्रोसेस एक रहता है बिजनेस का, ठीक है। तो आपको लीगल प्रोसेस के बारे में जानना बड़ा जरूरी होता है। तो देखो अगर मैं बिजनेस टाइप्स की बात करूं तो कई टाइप के बिजनेस शुरू होते हैं। अभी देखो जो सबसे पॉपुलर है, मैं टाइप बता रहा हूँ कि किस टाइप से लीगल प्रोसेस कैसे होता है, कंपनी कैसे शुरू होती है। तो बेसिकली देखो 4-5 टाइप की कंपनी बनती है, ठीक है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जब कोई अकेला इंसान कंपनी को चलाता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी जो छोटे लेवल पे रजिस्टर होती है, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में होती है, जैसे हमारा है ना एमएसएमई का सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हमारा जो बिजनेस है वो एसएमई के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि हम कोई बहुत बड़ा इनोवेशन थोड़ी कर रहे हैं, है ना, तो ये एसएमई के अंदर आता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप ये पहला है, इस टाइप की आप कंपनी बना सकते हो। इसको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है कि अगर आप कल को कोई सा भी काम शुरू करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो काम आपका बिंदास चले, कोई इसमें हस्तक्षेप ना करे, तो आपको अपने आप को एटलीस्ट, अगर आप बड़ी कंपनी नहीं बना रहे तो खुद को सोल प्रोप्राइटरशिप पे आपको रजिस्टर करना बड़ा जरूरी होता है। एक एमएसएमई का सर्टिफिकेट अगर आप ले लो और एक ट्रेड लाइसेंस ले लो तो इससे आप किसी भी सिटी में आसानी से काम चला सकते हो आप, ठीक है। कोई भी किसी भी टाइप का बिजनेस है, आपको ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या, एमएसएमई सर्टिफिकेट और ट्रेड लाइसेंस। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़े 2 लोग हैं हमारे साथ में, तब क्या होगा, 2 लोग हैं तो किसी एक के नाम पे तो कंपनी नहीं बन सकती है, अगर 2 लोग हैं तो फिर पार्टनरशिप का हमारे पास ऑप्शन होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, फिर इसमें कंपनी जो लीगली फिर वो रजिस्टर होती है, इसमें एक सीए की जरूरत पड़ेगी आपको, फिर उसमें दोनों का डिसाइड होता है, इसका इतना परसेंटेज है, इसका इतना परसेंटेज, ऐसे डिसाइड होता है। और जब सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसमें क्या है, सारे पूरे हर चीज के मालिक आप हो, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप है तो फिर डिवाइड होगा दोनों में। अब तीसरा जो ऑप्शन आता है हमारे पास एलएलपी, ठीक है। एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप,
ये भी एक टाइप की कंपनी होती है, आपको रजिस्टर करनी पड़ती है, फर्म अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। तो उसमें वही है, पार्टनरशिप से थोड़ा ऊपर वाला लेवल, मतलब ज्यादा कुछ उसमें डिफरेंस नहीं होता है। अब इसके बाद जो सबसे इससे जो ऊपर लेवल पे आती है वो होती है प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ऑलरेडी मैंने एक बार बना रखी है। प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है, फिर थोड़े बड़े लेवल पे आप कंपनी को स्टार्ट करते हो। और ये प्राइवेट लिमिटेड कौन शुरू करता है, जब आपको लगता है कि इस कंपनी को मेरे को आगे बहुत बड़ा लेके जाना है और इन फ्यूचर मेरे को इस कंपनी को हो सकता है आगे लिस्ट करना हो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट उठानी है, मेरे को चीजें करनी है, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड बनानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि मेरे को इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा, मैं खुद के पैसे से नहीं इतना बड़ा बिजनेस कर पाऊंगा, मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या हो, डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे 3 लोगों ने स्टार्ट करी कंपनी, 3 लोगों ने मिलकर करी, तो 3 लोग डायरेक्टर कहलाएंगे। अब इन तीनों के पार्टनरशिप डिसाइड रहती है और इन फ्यूचर अगर कोई उसमें इन्वेस्टमेंट देने आएगा फिर वो शेयर होल्डर बन जाता है। समझ पा रहे, आपने सुना है ना, बोलते हैं हमारे पास इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं, वो शेयर होल्डर होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये चीजें होती है। और लास्ट जो एक टाइप रहती है वो ओपीसी, जिसको लिमिटेड कंपनी बोलते हैं, बड़ी बड़ी, जैसे रिलायंस हो गई, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो ओपीसी, ठीक है। और जब आपको अपना आईपीओ लॉन्च करना है, शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करना है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास होता है। तो मेरा काम था बताने का, मैं बता रहा हूँ आपको कि देखो 5 तरह की कंपनी स्टार्ट होती है। तो कम से कम अगर आप छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका काम लीगली चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है जी, क्लियर है। और छोटे बिजनेस के अंदर क्या होता है कि अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, तो 40 लाख के बाद आपको जीएसटी लेना पड़ता है। जब आपकी कंपनी का टर्नओवर हो जाता है 40 लाख, ठीक है, तो इस पे क्या आपको 40 लाख के बाद जीएसटी लेना होता है। मान के चलो आपने एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया, ठीक है, सो एंड सो क्लोथिंग ब्रांड, ऐसा करके आपने स्टार्ट किया और आपके पास में 40 लाख का ट्रांजेक्शन हो गया, क्योंकि आपको जिस नाम से बिजनेस शुरू करोगे ना उस नाम से करंट अकाउंट खुलता है अपना, ठीक है। तो करंट अकाउंट आपने खोला, मान के चलो फॉर एग्जांपल मोनिका फैशंस के नाम से मैम ने एक कंपनी स्टार्ट करी, मोनिका जी ने, ठीक है, मोनिका फैशंस। तो इनका अब एक करंट अकाउंट खुलेगा। अब उस करंट अकाउंट में मान के चलो 1 साल के अंदर 40 लाख का टर्नओवर हो गया, या कभी भी 40 लाख का टर्नओवर हो गया, तो अब आपको जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाएगा, आप लोगे, क्योंकि आप फिजिकल प्रोडक्ट में काम कर रहे हो। बट अगर आप यही कोई डिजिटल एजेंसी टाइप स्टार्ट करते हो कि सर मैं तो एक ऑनलाइन एजेंसी स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम एड सर्विस देंगे और ये सारी चीजें देंगे, तब उसमें 20 लाख की लिमिट रहती है कि आप 20 लाख का जैसे आपका बिजनेस हो जाएगा तब आपके जो भी सर्विस रहेगी उस पर 18% जीएसटी आपका लगेगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें होती है, देखना पड़ता है। अब इसके बाद में कंपनीज की मैं बताता हूँ बिजनेस के टाइप्स और भी कि किस किस टाइप में। ये तो ओनरशिप को लेके था कि ओनरशिप का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, तो 5 टाइप में रहता है। अब इसके अलावा बिजनेस किस किस टाइप के रहते हैं, तो पहला जो बिजनेस रहता है वो सर्विस बेस्ड रहता है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा आप सर्विस बेस्ड बिजनेस बनाना चाहते हो कि नहीं। सर्विस बेस्ड मतलब जैसे हम जो कर रहे हैं, ठीक है, कोई एजेंसी खोल देना आपको या कोई कंसल्टिंग करना, ठीक है, आपने अपने आप को एज अ ट्रेनर वो बना लिया है और आप मतलब ट्रेनिंग की सर्विस दे रहे हो, तो भी आप सोल प्रोप्राइटरशिप में अपना कोई एक कंपनी बना के आप आगे काम कर सकते हो, ठीक है। एजुकेशन में, मार्केटिंग सेक्टर में इस टाइप के जो काम होते हैं इसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ सर्विसेज है, तो सर्विस बेस्ड कंपनी कहलाती है, सर्विस बेस्ड बिजनेस कहलाता है। इसके अलावा प्रोडक्ट बेस्ड, जैसे हम जो बात करते आ रहे हैं, क्लोथिंग हो गया, शूज हो गए, सारी टाइप फिजिकल प्रोडक्ट्स किसी भी टाइप का, ठीक है, तो ये क्या प्रोडक्ट बेस्ड हो गया। तो एक ये भी है हमारे पास में। तीसरा ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन में जो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, ई कॉमर्स, ये सारी चीजें हो गया। इसके अलावा फ्रेंचाइजी मॉडल रहता है, यानी कि किसी बड़े ब्रांड का जो ऑलरेडी ब्रांड एस्टेब्लिश है, ठीक है, उसका आपने क्या किया, फ्रेंचाइजी ले लिया। जैसे जूडियो चल रहा है आज के टाइम पे, जूडियो का ले लिया, मैकडोनल्ड्स का ले लिया, बर्गर किंग का ले लिया, तो ये भी एक मॉडल होता है फ्रेंचाइजी बिजनेस, ठीक है। तो ये चीज रहती है। या आप खुद का भी फ्रेंचाइजी बिजनेस बना सकते हो। आपने क्या किया, एक ब्रांड बनाया, तो वो ब्रांड इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि अब आपने वही सेम नाम से दूसरे सिटी में, जैसे अभी ये किया था ना बहुत सारे लोग, अभी आपने सुना होगा चाय सुट्टा बार करके ब्रांड है ना, तो ऐसे कोई आपने ब्रांड स्टार्ट किया, अब उसको धीरे धीरे अलग अलग सिटी में फैलाना है, तो फ्रेंचाइजी मॉडल पे फिर आप काम करोगे। तो ये अलग अलग मॉडल होते हैं, आपको देखना पड़ेगा किस टाइप पे आप स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट जो होता है सोशल एंटरप्राइज होता है। तो ये बिजनेस के टाइप होते हैं। तो आप बताओ फटाफट कि आप कौन से टाइप में इंटरेस्टेड हो। आप सर्विस बेस्ड बिजनेस बनाना चाहते हो, प्रोडक्ट बेस्ड बनाना चाहते हो, ऑनलाइन बेस्ड बनाना चाहते हो, किस टाइप का करना चाहते हो आप, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है। सर्विस बेस्ड, ठीक है, और ऑनलाइन बेस्ड, ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ऑनलाइन वाले में तो सर्विस बेस में कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे मैं आपको बताऊं,
जिसको गिटार बजाना आता है लोग ऑनलाइन गिटार बजाना सिखा रहे हैं, जिसको फ्लूट बजाना आता है वो ऑनलाइन फ्लूट बजाना सिखा रहा है। हर चीज के वर्कशॉप बन रहे हैं गाइस। वही मैं बोलता हूँ, आपके पास कसम से दिमाग नहीं है, वरना जो चीजें मैं सिखाता हूँ ना उसको यूज करके आप ऐसी ऐसी चीजें बना लो ना, लिटरली मेरे को बहुत दया आती है कि यार मैं कैसी ऑडियंस को कई बार चीजें सिखा देता हूँ। ये जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ अगर किसी अच्छे इंसान को मैं सिखा दूं ना, वो 1 महीने के अंदर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगा। सच बता रहा हूँ मैं, इस बात के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको। कई बार अपने आपको देना चाहिए, लानत देनी चाहिए कि इतनी नॉलेज भी मेरे को मिल रही है, उसके बाद भी मैं इस नॉलेज का कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ। आप बहुत कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो यार, आप जो नॉलेज आपको मिल रही है। आज के टाइम पे हर चीज की सर्विस बनाई जा सकती है। आपको कुछ भी आता है, आप कुछ भी बना के बेच सकते हो। कोई भी टैलेंट है, आपको अच्छा बोलना आता है, आप वो उसके भी ऑनलाइन आप चीजें कर सकते हो। आप स्टार्ट तो करो कम से कम। आपको डांस आता है, आप डांस का कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप। ठीक है, अब चलिए अभी हो गया। आप बात करते हैं इंस्टाग्राम की, कि अगर आप इंस्टाग्राम से कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि 1-2 महीने में जो जल्दी स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूँ इंस्टाग्राम से कैसे आप शुरू करोगे। सबसे पहले अगर आप इंस्टाग्राम से कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, तो आपको कोई एक प्रॉफिटेबल निश चूज करना पड़ेगा। मैं 2-3 आइडियाज बता देता हूँ। ये आइडियाज बहुत है अभी, आज अगर आप चलाना चाहो, करना चाहो, तो ये बहुत अच्छा चल सकता है काम। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक कैटेगरी देखनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से जो अभी पॉपुलर कैटेगरी है, स्किन केयर है। स्किन केयर बहुत अच्छा चल रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा स्किन केयर के बाद है ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अगर आप इंस्टाग्राम से करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा ये कपड़े वाला, फैशन वाला, ट्रेंडिंग जो कपड़े रहते हैं, इससे रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हो तो आप इंस्टाग्राम से ही स्टार्ट कर सकते हो। तो ये 3-4 हैं, बहुत मतलब सही है, अच्छे चलेंगे, बहुत अच्छे जबरदस्त चलेंगे। अब इसको स्टार्ट करने के लिए आप कोई भी एक निश तो चूज करना पड़ेगा ना अपने को, कि आप ज्वेलरी में जाना चाह रहे हो, किस में जाना चाह रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ज्वेलरी में आपको स्टार्ट करना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर आपको स्टार्ट करना है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले आप चेक कर लो शुरू करने से पहले कि इंस्टाग्राम के ही ऊपर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी से रिलेटेड कितने ब्रांड है। आप उनके इंस्टाग्राम के पेजेस चेक करो, उनके प्रोडक्ट्स चेक करो। ठीक है, और एज अ कस्टमर पहले जाओ, उनसे आप बात करो। ठीक है, एक आध प्रोडक्ट उनके ऑर्डर करो, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करो, देखो कि कहां से आ रहा है। उनकी वेबसाइट है, वेबसाइट चेक करो, वेबसाइट कहां पे बनी हुई है उनकी, वो सारी डिटेल्स निकालनी पड़ेगी। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, डिमांड एंड कॉम्पिटिशन रिसर्च, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। क्या करना है, सबसे पहले कोई निश देखना है कि मेरे को किस सेक्टर में काम करना है। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया, मान लो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी में काम करना चाह रहे हो। ठीक है, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जिनके 1-1 लाख भी, इससे भी ज्यादा फॉलोअर्स होंगे। तो आप छोटे वाले ब्रांड्स को भी चेक करोगे, बड़े वाले को भी करोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक आध प्रोडक्ट्स आपको ऑर्डर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब कई लोग तो इसी में रो जाते हैं, अरे क्या करना ऑर्डर जाके तो ऐसे बिजनेस नहीं हो पाएगा। अगर आप चिंदी चोरी करोगे तो चिंदी चोर इंसान कभी बिजनेसमैन बन ही नहीं पाएगा। जैसे अभी कई लोग रोते हैं ना, कई लोगों ने तो रो रो के मेरे को वो वर्कशॉप के पैसे भी 3 बार में दिए, 100-100 रुपए करके। तो ऐसा इंसान क्या सीखेगा, क्या करेगा। तो मैं वही सोचता हूँ कभी कभी तो। ठीक है, मैंने तो पता नहीं कितने सीखने के चक्कर में, इतने खुद के एक्सपीरियंस के चक्कर में मैंने बहुत पैसे डुबाए हैं, लाखों रुपए डूबे हैं। और ऐसा नहीं कि घर वालों को डुबाए, खुद के डुबाए हैं, बट कभी हार नहीं मानी। अगर हार मान लिया होता तो मैं बैठा नहीं होता यहाँ पे, काम नहीं कर रहा होता। समझ पा रहे हो आप। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप करो, अगर छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो ना, कुछ बड़ा कर रहे हो ना, इसीलिए माइंडसेट की बात करी जाती है। यहाँ पे माइंडसेट ही काम आता है, यहाँ पे चिंदी चोरी काम नहीं आएगी। अगर आप हर चीज में सोचोगे कि अरे यहाँ तो मेरा पैसा लग जा रहा है, वहां तो मेरा पैसा लग जा रहा है, लगेगा ना। आप कुछ बड़ा बनाना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, आप प्रॉफिट जनरेट करना चाह रहे हो, आपको तो चाहिए, आपको क्या, हर इंसान को आज के टाइम पे ऐसा माइंडसेट बना लिया कि हमको बना बनाया कैसे मिल जाए। अरे बना बनाया कैसे मिल जाएगा यार, बताओ ना। बना बनाया भी अगर मिल गया तो आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है उसको चलाने की, आप चला लो। तो इसीलिए आपको जीरो से, स्क्रैच से हर इंसान को काम करना चाहिए। तो अब इसके बाद में आपको वो ढूंढना पड़ेगा, जैसे या तो आप खुद से क्या प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, या वो मिलेगा कहां से, वो मार्केट आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स का फ्लो रहे वो अच्छे से रहे, आप नए नए कलेक्शंस ला पाओ। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी, रिसर्च से होंगी। तो यानी इंस्टाग्राम पे हर हफ्ते में कुछ तो प्रोडक्ट नया दिखाना पड़ेगा ना। मान के चलो आपने टारगेट किया कि 16 साल से लेके जो 30 साल की फीमेल्स हैं, उसके लिए मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि वही है जो अपना भाई यूज करेंगे मेरी ये ज्वेलरी वगैरह ये सारी। स्पेशली जो सबसे हमारे जो मैक्सिमम ऑडियंस होंगे वो 20 साल से लेके
26-27 साल वाली लड़कियां जो कॉलेज में है, कॉर्पोरेट्स में काम कर रही हैं, इस टाइप की लड़कियां हमारे कस्टमर बन। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इसको आप किसी से भी रिलेट कर सकते हो, किसी भी चीज से, ठीक है। तो मैं अभी जाके देखूंगा कि भैया प्रोडक्ट कहाँ पे मेरे को मिलेगा, कहाँ पे मेरे को किस दाम में क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, डिजाइन कैसे हैं, हर हफ्ते क्या नए डिजाइन ये मेरे पे ये मैन्युफैक्चरर मेरे को दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, जिससे मेरी एकदम ट्यूनिंग बैठ गई बढ़िया रिसर्च करने के बाद में, जिसके प्रोडक्ट जिसके कलेक्शन मेरे को अच्छे लग गए, ठीक है। तो उससे बातचीत कर लिया मैंने और उसको बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे जब नए नए कलेक्शन आते जाए मेरे को भेजते जाना। फिर वही फोटोज तो मैं फिर किसी मॉडल, अगर आप खुद अच्छे हो दिखने में तो आप खुद की फोटो शूट करवा के आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिटेबल निश ढूंढना है हमें, और वो ढूंढने के बाद में सबसे पहले हमें कंपटीशन को चेक कर लेना है, उसमें प्रॉफिट कितना बना सकते हो वो चेक कर लेना है, और प्रोडक्ट आप लाओगे कहां से वो चेक कर लेना है हमें, ठीक है। इसके बाद आपको इंस्टाग्राम के ऊपर अपना एक बिजनेस अकाउंट बनाना है, ठीक है। बिजनेस अकाउंट बनाने के बाद में मतलब जिस नाम आपको कोई सोचना है, ठीक है, और वो नाम के ऊपर आपको क्या करना है, डोमेन खरीद लेना है, ठीक है। जैसे मोनिका जी मेरे को दिख रही है आगे, तो बार बार मोनिका जी का ही नाम याद आ रहा है मेरे को। तो मोनिकाज newfashion.com करके मैंने क्या कर लिया, डोमेन खरीद लिया। तो आपको डोमेन परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डोमेन आप परचेज कर लेना ताकि उसके ऊपर आप बना सको, और आपको ऐसा चूज करना है जिसके ऊपर ऑलरेडी कोई ब्रांड ना बना हो, ठीक है जी। फिर उसके नाम से आपने प्रोफेशनल अपना अकाउंट स्टार्ट कर लिया। फिर अपना एक क्या करना है, आपको लोगो बना लेना। और देखो जब हम इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसमें 2 ऑप्शन आता है हमको, एक क्रिएटर का और एक बिजनेस का। तो क्रिएटर पे चूज नहीं करना है। क्रिएटर पे कब चूज करोगे, जब आप यहाँ काम करोगे। लेकिन जब अपना कुछ फिजिकल कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हो तो उसमें बिजनेस वाला ऑप्शन अपने को चूज करना है। तो बिजनेस अकाउंट अपने को बनाना है, ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या करना है, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइजेशन में क्या आएगा, बायो एक अच्छा सा आएगा, हमारे जो ब्रांड का लोगो है वो लोगो में आएगा, और बायो के अंदर हमारा वेबसाइट आपको एक बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई बड़ी वेबसाइट नहीं, छोटी वेबसाइट जो कि आपकी 5-7 हजार रुपए में भी बन जाती है, ठीक है। और थोड़ा सा पैसा लगा दोगे 10-15 हजार में बहुत सुंदर वेबसाइट बन जाएगी। मतलब इतनी प्रीमियम वेबसाइट बन जाएगी ना, एकदम तनिष्क जैसे, तनिष्क वालों की है ना, सेम वैसी वेबसाइट बन जाएगी 10,000 रुपए में। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया मान के चलो, ठीक है। डोमेन वोमेन का जो भी खर्चा आएगा, वेबसाइट एक बना ली। उसके बाद में इंस्टाग्राम शॉप आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो जब आपके पास वेबसाइट होती है तो इंस्टाग्राम पे शॉप सेटअप करने का ऑप्शन आता है, तो वहां से आप अपना शॉप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। और वहां पे व्हाट्सएप बटन अगर आप ऐड करना चाहो, अगर आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेना चाहते हो डायरेक्टली तो व्हाट्सएप पे लो, अदरवाइज जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं डीएम्स में ही लेते हैं अपने ऑर्डर, तो डीएम्स में लेंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको कंटेंट मार्केटिंग करना स्टार्ट करना, ब्रांडिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। अकाउंट स्टार्ट हो गया, प्रोडक्ट का सारा सेटअप हो गया। अब प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स मैंने खींची, अब उसको कंटेंट बना के डालना है। तो कंटेंट कैसे बनेगा, अगर आपको कंटेंट बनाना आता है तो आपको पता ही है फिर किस यहाँ से तो सीखा ही होगा आपने कंटेंट क्रिएशन, नहीं सीखा है तो कोर्स से जाके सीखो आप। इसलिए बोलता हूँ कि जब ये चीजें आपको काम आएंगी आएंगी, आप कोई भी बिजनेस शुरू करो, कंटेंट क्रिएशन ये सब चीजें आपको काम आएंगी जो आप यहाँ पे सीख रहे हो। तो कई लोगों को लगता है हम जो सिखाते हो रद्दी होता है, उसका कोई काम ही नहीं है, तुरंत पैसे। यार तुरंत पैसे नहीं आएंगे, पहले सीख तो लो, अपने अंदर वो स्किल डेवलप कर लो, फिर देखो कैसे पैसे आएंगे आपके पास में, जब वो स्किल का यूज हो पाएगा, ठीक है। तो कंटेंट मार्केटिंग करना स्टार्ट करना है आपको, या तो आप खुद से करो या किसी मॉडल को बुला के करो। अगर आप कुछ ऐसा ज्वेलरी ब्रांड है ना, तो सुंदर सी लगेगी, वो फोटो डालेगी आपकी ज्वेलरी का, उस पे एड्स वगैरह रन होंगे या कंटेंट बनेंगे, रील्स बनेंगी, तभी तो लोग आपके पास आएंगे ना देख के कि भाई ये कलेक्शन अच्छा लग रहा है ऐसा, या मैसेज करेंगे लोग आपको, ठीक है। फिर आपको अपने ऑडियंस को ग्रो करना है, और इसके साथ में कोलैबोरेशन सबसे बेस्ट होता है कि आप क्या करो, किसी जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, उनके साथ कोलैब। मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो मैं तो ऐसा ही करूंगा, ठीक है। मेरे को अगर कोई ज्वेलरी का स्टार्ट करना रहा तो मैंने भाई छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स उनको पकड़ लिए जिनके 20,000-30,000 फॉलोवर है, ठीक है। तो 20,000-30,000 जिनके फॉलोवर है तो उनको क्या, मेरे को ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक होता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आप उनको फ्री में कुछ प्रोडक्ट्स दे देते हो। अगर मेरे कपड़े का बिजनेस है तो मैंने फ्री में कुछ कलेक्शंस अच्छे भिजवा दिए, उनको बोला पहन के वीडियो बनाओ अच्छे से, और वो वीडियो को मेरे ब्रांड के साथ, मतलब मेरे इंस्टाग्राम पेज के साथ में कोलैब कर दो। तो इससे क्या होगा, उनकी ऑडियंस मेरे पास में आएगी और वो बताएंगे कि भाई इनके ब्रांड के कपड़े पहने हैं और आप यहाँ से जाके ले सकते हो ऑनलाइन। तो क्या हुआ, मेरा बस प्रोडक्ट गया, मेरे पैसे ही नहीं लगे, लेकिन मेरी फ्री में मार्केटिंग भी हो गई। समझ पा रहे हो? तो ये मार्केटिंग का तरीका होता है, कोलैबोरेशन करके किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, वो आप पहले ही कर लेना, जैसे मैंने बताया था ना। अब जैसे मोनिकाज न्यू फैशन करके आपने मान लो अगर स्टार्ट किया, तो उसका क्या करोगे, उसके नाम पे आप अपने आप को रजिस्टर कर लोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप पे जाके एमएसएमई का सर्टिफिकेट एंड ट्रेड लाइसेंस आप ले लोगे, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को आप बेचना स्टार्ट कर सकते हो। इतना सिंपल है इंस्टाग्राम से अपना बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है।
इसमें 2-3 चीजें मेन है, एक इंस्टाग्राम सेटअप करना, दूसरा प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, ठीक है, वो सेटअप करना, तीसरा कि मार्केटिंग कैसे होगा मेरा, ठीक है, यानी प्रोडक्ट्स तो आ गए, अब उसको मार्केटिंग किस इन्फ्लुएंसर के थ्रू खुद से करना है, ऑर्गेनिक करना है, पेड करना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, ये सब स्ट्रैटेजी बनानी है। जब ये सारी चीजें बन जाए तो फिर आप इसको प्रमोशन करना अपना चालू करो। आप देखना ऑर्डर्स भी बहुत जल्दी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस चीज में 1 महीना आपको लगेगा, और 1 महीने में आप अपना ये चीज को पार्ट टाइम में सेटअप कर सकते हो। आपको पूरे दिन थोड़ी लगना है इसमें। आपकी वेबसाइट है, लोग वेबसाइट पे ऑर्डर देंगे, आप उनको, क्योंकि आप कोई चीज ऑर्डर करते हो सेम डे थोड़ी आ जाता है ऑर्डर, 2-3 दिन का दिखाता है ना, तो यही चीज है। बाकी इसके अलावा अगर आपको डिलीवरी करना है तो अपने आप को आप रजिस्टर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन जहाँ का आप सब्सक्रिप्शन लेके आप खुद से डिलीवरी कर सकते हो पैकिंग करके, या किसी कंपनी को ये आप काम सौंप सकते हो कि देखो भाई ये डिलीवरी या झंझट मैं नहीं करूंगा, आप किसी से टाई अप कर सकते हो, पार्टनर कर सकते हो। तो जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान को एक डिलीवरी का अगर 100 रुपया लगता है, तो वहां पे क्योंकि आपको डेली जाना है आपका ऑर्डर, तो वो आपका 20 रुपए चार्जेस लग जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे 50 लगना होगा तो आपको 10 रुपए लग जाएगा। तो ये टाइप से आपका होता है कि आपको जाके बात करके कोलैबोरेशन करिए, आपका झंझट खत्म। आपका क्या इंस्टाग्राम के थ्रू ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, वो ऑर्डर जा रहा है उनके पास में, वो पैकिंग होके वहां से निकल जा रहा है भाई कस्टमर के पास में। फिर वो तो अब आपके आगे की बात है कि आप कस्टमर से फीडबैक कैसे ले रहे हो, जैसे यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स जिसे हम बोलते हैं, फीडबैक कैसे ले रहे हो, उसको आगे कैसे बढ़ा रहे हो। तो ये इतना इजी है किसी भी बिजनेस को सेटअप करना। अब इसको आप एजेंसी पे ले लो, अगर आप अपना ऑनलाइन कोई एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो वो भी ऐसे ही सेटअप होगा। तो सब चीज आप इंस्टाग्राम से सेटअप कर सकते हो, ठीक है। बस वही है कि जो नॉलेज है उस नॉलेज को आपको यूटिलाइज करना है, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूछो आप अच्छे लोगों से, और सीखने के लिए आपको पैसा देना पड़े तो आप सीखो, ठीक है। जिनको ये सारी चीजें आती हैं उनसे आप बात करो कि सर कैसे हो सकता है ये चीजें, समझ पा रहे हो। तो देखो इतने आसानी से बिजनेस स्टार्ट होता है, कोई छोटा बिजनेस, कोई बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है।